नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है और आपके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती है। यहां हर किरदार के पीछे छुपा है एक राज, हर घटना में छुपा है एक मोड़ और हर कहानी आपको ले जाती है उस अनजान सफ़र पर जहां रोमांच, रहस्य और जज्बात एक दूसरे से टकराते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रहस्यमयी कहानियां, दिल दहला देने वाले किस्से और ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको कहानियों से जुड़ी अपडेट और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 401। क्या बात है। मैंने दादाजी से सुना कि हमारे पटेल परिवार के एक विदेशी व्यवसाय में समस्या आ गई है। मेरे पिताजी को फिर से विदेश जाना पड़ेगा। इस बार अनुमान है कि वे लगभग 3 महीने तक वहाँ रहेंगे। ईशा पटेल ने कहा। इसका मतलब था कि अर्जुन कपूर और उसके होने वाले ससुर के बीच जो शर्त हुई थी, उसे अब धीमा किया जा सकता था। समय उतना तंग नहीं था। चिंता मत करो ईशा, हमने अपने जाल को लगभग समेट लिया है। अर्जुन कपूर ने कहा। जब रेड्डी कैपिटल ग्रुप पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और रेड्डी परिवार का विदेशी कारोबार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तभी अर्जुन कपूर अपनी पूरी ताकत से रेड्डी परिवार पर वार करेंगे। इस समय रेड्डी परिवार का विदेशी गुप्त कारोबार पहले ही गंभीर संकट में था और निखिल रेड्डी, जो रेड्डी कैपिटल ग्रुप का प्रमुख था, अपने ही जाल में फंस चुका था। पिछले कुछ दिनों में रेड्डी परिवार की 2 प्रमुख कंपनियां बर्बाद हो चुकी थी। ईशा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी। ईशा, इस बार तुम्हें चेन्नई में किसी बड़ी कंपनी में कोई महत्वपूर्ण पद मिलने वाला है। अर्जुन कपूर ने अंदाजा लगाया। हैदराबाद टेक ग्रुप का अध्यक्ष पहले से ही पटेल परिवार की शाखा में एक मजबूत पद था। अगर इससे भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण पद था तो वह पटेल परिवार के प्रमुख उद्योगों से जुड़ा हो सकता था और इसकी संभावना चेन्नई में अधिक थी। ईशा पटेल अभी बहुत युवा थी, इसलिए उसके दादाजी उसे पूरी तरह से विदेश में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए सबसे अधिक संभावना चेन्नई में थी। हाँ, सबसे अधिक संभावना है कि मुझे चेन्नई में ही तैनात किया जाएगा। ईशा पटेल ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर का बड़ा कदम, शहर के बीचों बीच एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदने की योजना। ईशा, जब तुम चेन्नई में फ्री रहो तो मेरे लिए एक चीज़ देखना। क्या वहाँ शहर के केंद्र में कोई ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग बिक्री के लिए उपलब्ध है? मैं एक खरीदना चाहता हूँ, अर्जुन कपूर ने कहा। अब वे अपनी विशाल संपत्ति प्रबंधन कंपनी शुरू करने के लिए तैयार थे। वे एक लंबी अवधि की योजना बनाने जा रहे थे। उन्होंने विचार किया कि इस समय चेन्नई ही इस कंपनी को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। शक्ति, स्थान और अन्य सभी कारकों को देखते हुए चेन्नई पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। योजना थी कि रेड्डी परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद वे चेन्नई जाकर एक ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग खरीदेंगे। किराए पर लेना झंझट का काम था, सीधा खरीदना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद वे इस विशाल संपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना करेंगे जिससे उनका बिजनेस साम्राज्य और भी ऊंचाई पर पहुंच सके। साथ ही यह ईशा को पटेल परिवार की तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी बनने की होड़ में भी मदद करेगा। इससे अर्जुन कपूर अपनी शर्त भी पूरी कर सकते थे और अपने भविष्य के ससुर को चौंका सकते थे। ठीक है, मैं इस काम का ध्यान रखूंगी, ईशा पटेल ने सहमति दी। वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन में बिन बुलाए मेहमान। अगली सुबह वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन में अचानक कुछ अनचाहे मेहमान आ धमके। इनका नेतृत्व मल्होत्रा ग्रुप के युवराज तरुण मल्होत्रा कर रहे थे। क्या यहाँ तुम्हारे अध्यक्ष अर्जुन कपूर हैं? जैसे ही वह अंदर आया, तरुण मल्होत्रा ने घमंड भरे लहजे में पूछा। सर, हमारे अध्यक्ष अभी यहाँ नहीं है, एसोसिएशन के एक सदस्य ने जवाब दिया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि तरुण मल्होत्रा कौन था। यहाँ नहीं तो अर्जुन कपूर को यहाँ बुलाओ और कहो कि उसका मामा आया है। तरुण मल्होत्रा सोफे पर अकड़कर बैठ गया। जैसे जब तक अर्जुन कपूर नहीं आएंगे वह हिलने वाला नहीं था। जल्द ही वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। वायुपंथ सुपर कार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने तुरंत अर्जुन कपूर को फ़ोन लगाया। कोई युवक आया है। अर्जुन कपूर ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह शायद तरुण मल्होत्रा ही होगा। मैं अभी आता हूँ। सिस्टम द्वारा जारी किए गए मिशन को पूरा करने के लिए अर्जुन कपूर तुरंत वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन के लिए निकल पड़े। मुकाबला शुरू होने से पहले की धमकियां। 40 मिनट बाद अर्जुन कपूर और तरुण मल्होत्रा आमने सामने थे। तरुण मल्होत्रा ने अर्जुन कपूर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर व्यंग्य से बोला, बस इतना ही। ईशा पटेल को तुम जैसे आदमी में क्या दिखा? वैसे मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम तरुण मल्होत्रा है और मैं चेन्नई से हूँ, तरुण मल्होत्रा ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके बगल में खड़े उसके साथी ने गर्व से जोड़ा, हमारे भाई तरुण मल्होत्रा ग्रुप के युवराज हैं। मल्होत्रा ग्रुप के भविष्य के उत्तराधिकारी मल्होत्रा ग्रुप का युवराज है। भगवान, क्या इस आदमी की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली है? वायुपंथ सुपर कार एसोसिएशन के लोग अत्यंत हैरान रह गए। अर्जुन कपूर की जवाबी धमकी। अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया, तुम बहुत ज़्यादा अकड़ रहे हो।
अब मैं तुम्हें भी दो विकल्प देता हूँ। पहला, तुरंत हैदराबाद छोड़ो और कभी मेरे सामने मत आना। दूसरा, मेरे पैरों तले कुचले जाओ और 1-2 साल अस्पताल में बिताओ। तुमने क्या कहा? तरुण मल्होत्रा गुस्से में भड़क उठा। अब वह पहले प्रेम से समझाने और फिर ताकत दिखाने वाली बात भूल चुका था। अभयनाथ, तरुण मल्होत्रा ने जोर से पुकारा। फिर एक लगभग 2 मीटर लंबा जबरदस्त कदकाठी वाला आदमी सामने आया और गुस्से से अर्जुन कपूर को घूरने लगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जुबान चलाने का अंजाम क्या होता है। मैं अर्जुन कपूर ने शांत भाव से उत्तर दिया। इसे संभालने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। बाहर आओ। जैसे ही अर्जुन कपूर ने आदेश दिया, वहां एक आदमी आया जिसे देखकर सभी चौंक गए। अध्याय 402। यह एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जिसकी कदकाठी बहुत दुबली पतली थी और ऊंचाई 1.7 मीटर से भी कम थी। वह यहाँ खड़ा था और तरुण मल्होत्रा के गुंडे अभयनाथ के साथ उसका बहुत तेज और तीव्र अंतर दिखाई दे रहा था, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर और वजन 200 किग्रा से अधिक था। अभयनाथ की कदकाठी अर्जुन कपूर के 2-2.5 आदमियों के बराबर थी। जब अर्जुन कपूर ने किसी को बुलाया तो तरुण मल्होत्रा ने सोचा कि अर्जुन ने कोई ताकतवर योद्धा बुलाया होगा, लेकिन यह नतीजा, ये छोटा आदमी शायद मेरी एक थप्पड़ भी सहन नहीं कर सकेगा। अभयनाथ ने अर्जुन कपूर के आदमी को और भी ज्यादा तुच्छ समझा। सिर्फ तरुण मल्होत्रा और उसके साथी ही नहीं बल्कि वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य भी इस आदमी को देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे थे। अंतर बहुत बड़ा था। बिल्कुल हास्यास्पद रूप से बड़ा बॉस दुबले पतले व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन कपूर का बहुत सम्मान से अभिवादन किया। अभी जब अर्जुन कपूर यहाँ आ रहे थे, उन्होंने अपने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स को बुलाया जो वैदेही देशमुख के पास तैनात थे। ये दुबला पतला आदमी उस बॉडीगार्ड टीम में एक लीडर की भूमिका निभा रहा था। हम अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। एक मामूली गुंडे को संभालने के लिए ये टीम लीडर बिल्कुल सही रहेगा। लड़ाई शुरू होने से पहले धमकियां। सभी लोग बाहर खुले मैदान में आ गए और अभयनाथ और वह दुबला पतला आदमी आमने सामने खड़े हो गए। अभय, इसे 1 मिनट में खत्म कर दो। अभयनाथ भाई, तरुण को निराश मत करना, आगे बढ़ो। अभय, तरुण मल्होत्रा के साथियों ने जोर जोर से चिल्लाया। तरुण मल्होत्रा बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। जीत और हार की कोई चिंता ही नहीं थी। कदकाठी का अंतर तो छोड़ दो, स्किल के मामले में भी ये दुबला आदमी अभयनाथ के सामने टिक नहीं सकता था। अभयनाथ उसकी टीम का सबसे ताकतवर फाइटर था, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट। भला वह हार सकता था? अर्जुन कपूर यह छोटा मोटा लौकी जैसा आदमी कहाँ से ले आया? ये हास्यास्पद है। चुपचाप देख रहे जासूस जयंत रेड्डी। वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन से कुछ दूरी पर एक अपार्टमेंट की छत पर रेड्डी परिवार का जयंत रेड्डी बनोकुल से देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब जब मल्होत्रा ग्रुप का युवराज खुद सामने आया है तो अर्जुन कपूर को कौन बचाएगा? जयंत रेड्डी ने आत्मविश्वास से बुदबुदाया। अब असली खेल शुरू होने वाला है। असली लड़ाई शुरू और परिणाम चौंकाने वाले। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सामने अभयनाथ ने घमंड से दुबले आदमी से कहा, चलो तुम्हें पहले हमला करने का मौका देता हूं। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही दुबले आदमी की आंखों में एक चमक आए और उसने अचानक एक शक्तिशाली किक मारी जो सीधे अभयनाथ के सीने पर लगी। धड़ाम, अभयनाथ जमीन पर गिर पड़ा। पूरी भीड़ एकदम सन रह गई। साले छोटे आदमी, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। अभयनाथ ने गुस्से में उठने की कोशिश की। अब की बार अभयनाथ ने पूरी ताकत से अपना मुक्का चलाया जो एक बड़े रेत से भरे बैग जितना भारी था। वह सीधा दुबले आदमी के चेहरे पर वार करने वाला था, लेकिन तभी दुबले आदमी ने अभयनाथ के मुक्के की ताकत को महसूस किया और चतुराई से अपनी हल्की हथेलियों से उसे बेसर कर दिया। फिर उसने थोड़ा झुककर अपनी पीठ अभयनाथ से टिका दी और एक शक्तिशाली को हनी मार दी। धड़ाम, अभयनाथ सीधा मुंह के बल गिरा। इस बार उसका गिरना बहुत भयंकर था। अभयनाथ फिर से उठा लेकिन अब उसका संतुलन खो चुका था। 30 से 40 सेकंड के अंदर ही दुबले आदमी ने अभयनाथ को पूरी तरह से हरा दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। तरुण मल्होत्रा और जयंत रेड्डी स्तब्ध। अर्जुन कपूर के इस कमजोर दिखने वाले आदमी ने असंभव कर दिखाया। भाई तरुण, अभयनाथ तो बहुत तगड़ा था लेकिन फिर भी वह हार गया। तरुण मल्होत्रा अवाक रह गया। क्या अर्जुन कपूर के लोग इतने ताकतवर हैं? तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। जयंत रेड्डी ने बनोकुलर नीचे रख दिए और एक भयानक आशंका से कांपने लगा। तरुण मल्होत्रा की चाल, अर्जुन कपूर के आदमी को खरीदने की कोशिश। दुबला आदमी बिल्कुल शांत था। वह चुपचाप अर्जुन कपूर के पीछे खड़ा हो गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन कपूर, तुम्हारे ऐसे लोग हैं तो मैं सच में ईर्ष्या करता हूं। तरुण मल्होत्रा ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे जलने के लिए और भी कई कारण मिलेंगे। ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तरुण मल्होत्रा नाराज हो गया। भाई, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? जो भी अर्जुन कपूर तुम्हें भुगतान कर रहा है मैं उसे 2 गुना दूंगा। दुबला आदमी बिल्कुल चुप रहा। 2 गुना नहीं तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तरुण मल्होत्रा गुस्से में 5 गुना अधिक भुगतान करने को तैयार हो गया।
लेकिन दुबला आदमी अब भी शांत खड़ा रहा। यह असंभव है। तरुण मल्होत्रा गुस्से में बौखला गया। अब असली लड़ाई अर्जुन कपूर बनाम तरुण मल्होत्रा। चलो बहुत हुआ। अर्जुन कपूर, क्या तुम मुझसे खुद लड़ने की हिम्मत रखते हो? अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अर्जुन कपूर ने वापस पूछा। मैं हार जाऊं? ये कैसे संभव है? तरुण मल्होत्रा अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तरुण मल्होत्रा उन बिगड़े अमीरजादों से अलग था जो केवल खाने पीने और मौज मस्ती में लगे रहते हैं। उसे बचपन से ही लड़ाई करना पसंद था। उसने पेशेवर और व्यवस्थित रूप से बॉक्सिंग, फाइटिंग, सांदा आदि की ट्रेनिंग ली थी। उसकी स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वह अभयनाथ से भी बेहतर था। जहां तक अर्जुन कपूर की बात थी, तरुण मल्होत्रा ने जयंत रेड्डी से सुना था कि अर्जुन सिर्फ एक आम इंसान है जिसने कभी कोई मार्शल आर्ट, सांडा या लड़ाई की कोई तकनीक नहीं सीखी। ऐसे साधारण आदमी से निपटना तो मजाक के बराबर है ना? जैसे ही वह लड़ाई शुरू करेगा, वह अर्जुन कपूर को अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे काबू में कर सकता है। ऐसा करते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा छोटा भाई बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक बैल और घोड़े की तरह काम करूंगा। तरुण मल्होत्रा ने प्रस्ताव दिया। तुम मेरे छोटे भाई बनने के लायक नहीं हो। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अगर तुम हार गए तो तुम तुरंत हैदराबाद से चले जाओगे और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दोगे। मुझे और ईशा को अपनी गंदी मौजूदगी से परेशान मत करो। हैदराबाद से निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमेशा के लिए मुंबई छोड़ देना, ये तरुण मल्होत्रा के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन था। क्या हुआ? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि एक आदमी को अपनी ताकत से बात करनी चाहिए? अब क्या हुआ? तुम डर गए? अर्जुन कपूर ने तरुण मल्होत्रा पर उसी की रणनीति का इस्तेमाल किया और उसे उसी के शब्दों से उलझा दिया। अध्याय 403 मुझे डर किससे लग सकता है? मैं सहमत हूँ। तरुण मल्होत्रा ये सहन नहीं कर सका और तुरंत सहमति दे दी। हालांकि हारने के बाद मुंबई छोड़ने की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसकी जीत की संभावना कम से कम 99% थी। जब जीतने की संभावना इतनी अधिक हो तो मुकाबला क्यों ना किया जाए? क्या इससे वह अब भी मर्द नहीं कहलाएगा? आओ। तरुण मल्होत्रा आगे बढ़ा, खुले मैदान में पहुंचा और अर्जुन कपूर को हाथ हिलाकर बुलाया। भाई तरुण महान है। यही है हमारे भाई तरुण, सच्चे बहादुर। अब देखना भाई तरुण कैसे इस लड़के को पीटते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई भाई तरुण से ईशा के लिए टक्कर लेने की? इसे तो मार पड़नी ही चाहिए। तरुण मल्होत्रा के साथी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दूसरी ओर दूर एक सिया इमारत में छिपा जयंत रेड्डी, जिसका झुकाव तरुण मल्होत्रा की ओर था। उसका चेहरा कुछ जटिल भावनाओं से भरा था। ये तरुण मल्होत्रा सच में एक अयल आदमी है। इसके पास मल्होत्रा ग्रुप की ताकत है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? केवल अपनी मांसपेशियों के बल पर अर्जुन कपूर को सबक सिखाने की जिद क्यों पकड़े हुए हैं? हालांकि वह तरुण मल्होत्रा की इस अडियल सोच को तुच्छ मानता था, लेकिन फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि तरुण मल्होत्रा ये मुकाबला जीत जाएगा। कल रात उसने तरुण मल्होत्रा के बारे में पूरी जानकारी निकाली थी और जाना था कि वह अपने समूह का सबसे मजबूत लड़ाकू था। तरुण मल्होत्रा खुद सामने आया है तो अर्जुन कपूर की हार तय है। वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन में अलग ही माहौल था। हमारे अध्यक्ष जीतेंगे, हमें अध्यक्ष की ताकत पर पूरा विश्वास है। अर्जुन कपूर के समर्थक भी जोर से चिल्लाने लगे। बॉस, यह आदमी हल्के में लेने लायक नहीं है। इसे लड़ाई का वर्षों का अनुभव है। क्या मुझे इसे संभालने देना चाहिए? पीछे खड़े दुबले पतले आदमी ने अर्जुन कपूर को धीमी आवाज में चेतावनी दी। कोई बात नहीं, मैं खुद इसे देख लूंगा। अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाया और आगे बढ़ा। तरुण मल्होत्रा का धोखा छल से किया हमला। तुम्हें मैं बहुत बुरी तरह पीटने वाला हूँ। रोने मत लगना, तरुण मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। बात खत्म होते ही उसने अचानक अर्जुन कपूर पर हमला कर दिया। ये तो धोखा है। ये कैसी लड़ाई की नैतिकता है? छल से हमला कैसे कर सकता है? वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के लोगों ने जोर से चिल्लाकर इस कृत्य की निंदा की, लेकिन अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। तरुण मल्होत्रा की मुट्ठी सीधी अर्जुन कपूर के चेहरे पर पड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन कपूर ने भी वार किया। वह अपनी नई शक्ति का प्रभाव देखना चाहता था। धड़ाम, दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराए। अर्जुन कपूर ने बस हल्का सा संतुलन खोया और तुरंत अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन तरुण मल्होत्रा 45 मीटर तक पीछे हटता चला गया। अंत में उसने संतुलन खो दिया और घुटनों के बल गिर पड़ा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और संतुष्ट दिखा। ये शक्ति वृद्धि वाकई शानदार है। तरुण मल्होत्रा और उसके साथी स्तब्ध। क्या हुआ? भाई तरुण सिर्फ एक मुक्के में गिर गए। तरुण मल्होत्रा के साथियों के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका भाई एक ही झटके में नीचे गिर जाएगा। ये तो मजाक है। तरुण मल्होत्रा का दूसरा हमला और फिर गिरा। तरुण मल्होत्रा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ताकत के मुकाबले में मैं अर्जुन कपूर से हार गया। ये तो असंभव है। वह तुरंत उठा और इस बार पूरी ताकत से अर्जुन कपूर की छाती पर लात मारी, लेकिन अर्जुन कपूर ने झुककर उसकी लात को चकमा दे दिया और फिर एक जबरदस्त स्वीप किक मारी।
धड़ाम, तरुण मल्होत्रा फिर से जमीन पर गिर पड़ा। अब की बार वह इतनी जोर से गिरा कि पूरी तरह चकरा गया। अभी वह उठ भी नहीं पाया था कि अर्जुन कपूर पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। इस बार अर्जुन कपूर ने सीधा एक और मुक्का जड़ दिया। अंततः हार की स्वीकृति में हार गया। तरुण मल्होत्रा ने लंबी सांस ली। पूरी तरह निराश हो चुका था। सिस्टम का इनाम रोल्स रॉयस के शेयर डिंग मल्होत्रा ग्रुप के युवराज तरुण मल्होत्रा को हराकर उसके अहंकार को तोड़ दिया, उसे वापस भेज दिया और मिशन पूरा किया। बधाई हो, आपने अजरयस ग्रुप के 6% शेयर प्राप्त किए हैं। शेयर खरीद अनुबंध आपकी स्टडी में रखा गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, आपको 361 अनुभव अंक मिले हैं। अब अर्जुन कपूर के पास राइज ग्रुप के कुल 22% शेयर हो गए थे। वह रोल्स रॉयस ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने से मात्र 2.1% दूर था। अब सबसे बड़े शेयरधारक बनने में ज़्यादा देर नहीं थी। अर्जुन कपूर का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन तभी सिस्टम ने आज का विशेष इनाम पहले ही भेज दिया। अध्याय 404, 79वें दिन का इनाम। चेन्नई में सबसे शानदार मैंशन सिंधु गगनविला का भवन 4। क्या अर्जुन कपूर आज का इनाम देखकर बेहद हैरान था। उसे ये तो पता था कि सिंधु गगनविला चेन्नई की सबसे शानदार और महंगी रिहायशी जगहों में से एक है। इसकी कीमत मशहूर थॉमसन यपिन से भी ज़्यादा थी। वर्तमान में सिंधु गगनविला की औसत कीमत लगभग 2,80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, जबकि थॉमसन ये की केवल 2.56 मिलियन थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिंधु गगनविला में सिर्फ 8 इमारतें थीं और अब सिस्टम ने सीधे 4 इमारतें उसे इनाम में दे दी थी। यानी आधे सिंधु गगनविला का मालिक अब अर्जुन कपूर था। एक झटके में चेन्नई के सबसे टॉप क्लास मैंशन का आधा हिस्सा अर्जुन कपूर का हो गया। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। अब जब भी वह मुंबई जाएगा उसके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी। यहाँ तक कि अगर वह हर दिन एक नए घर में रहे तो भी साल भर में सारे घरों में नहीं रह पाएगा। इतने कम समय में अर्जुन कपूर ने रोल रॉयल्स के 6% शेयर हासिल कर लिए और अब मुंबई के सबसे शानदार रिहायशी परिसर का आधा हिस्सा भी। ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सिस्टम की घोषणा पढ़ने के बाद अर्जुन कपूर ने अपने पैर तरुण मल्होत्रा के सीने से हटा लिए। मैं हार मानता हूं और मुंबई स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस जीवन में मुंबई मत जाना, वरना वहां की गॉडेस ईशा पटेल के चाहने वाले तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। तरुण मल्होत्रा ने अर्जुन कपूर की ओर देखते हुए कहा। गॉडेस ईशा पटेल के चाहने वालों में वह तो बस सबसे सामान्य व्यक्ति था। इस बार वह सच बोल रहा था, बिना किसी झूठ के। मुंबई में ईशा पटेल के चाहने वालों में उससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग थे। अर्जुन कपूर ने ताकत और मुकाबले को हमेशा महत्व दिया था और उसने अपने दम पर ही तरुण मल्होत्रा को हराया था। लेकिन वह लोग अलग थे। वे अपने प्रभाव और पहचान का बेहतर इस्तेमाल करना जानते थे। मुंबई के शीर्ष धना युवाओं और बड़े नेताओं की दूसरी पीढ़ी के सामने अर्जुन कपूर को कोई खास बढ़त नहीं थी। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ दिनों में मुंबई जा रहा हूं, अर्जुन कपूर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। वह क्यों इस दुश्मन की बात सुने। मैं सिर्फ तुम्हारी सफलता की कामना कर सकता हूं, तरुण मल्होत्रा ने एक गहरा अर्थ रखने वाला वाक्य कहा और फिर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। दूर से जयंत रेड्डी ये देखकर गुस्से से उबल रहा था कि तरुण मल्होत्रा बस यूं ही चला गया। यह मूर्ख व्यक्ति जीतने के बावजूद वह अपनी ताकत और अपने मल्होत्रा ग्रुप का इस्तेमाल अर्जुन कपूर को दबाने के लिए क्यों नहीं कर रहा। जयंत रेड्डी ने गुस्से में बुदबुदाया। उसे यकीन हो गया था कि दूसरों पर भरोसा करना बेकार है। अर्जुन कपूर से निपटने के लिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। दोपहर का खाना। दोपहर में अर्जुन कपूर और दया पटेल ने एक साथ भोजन किया। खाने की मेज पर दया पटेल ने तरुण मल्होत्रा के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं, मामला सुलझ चुका है। लेकिन इससे पहले कि दया पटेल कुछ कहती, अर्जुन कपूर ने उसे टोक दिया। क्या सुलझ गया? क्या सुलझ गया? दया पटेल को कुछ समझ नहीं आया। तरुण मल्होत्रा। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। क्या तरुण मल्होत्रा की समस्या को आपने हल कर दिया? जीजाजी। दया पटेल का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कब हुआ यह? आज सुबह। अब से ना तो तुम उसे हैदराबाद में देखोगी और ना ही मुंबई में, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। आज सुबह। दया पटेल पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसका जीजाजी सच में अद्भुत था। एक चेन्नई की स्थानीय निवासी होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि तरुण मल्होत्रा से निपटना कितना मुश्किल था, लेकिन उसके जीजाजी ने इसे बस एक सुबह में हल कर दिया। अगर उसे पता होता कि अर्जुन कपूर ने बस कुछ ही मिनटों में तरुण मल्होत्रा को हरा दिया था तो वह और भी चौंक जाती। दोपहर में अर्जुन कपूर ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर झूठी जानकारी के आधार पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर रेड्डी कैपिटल ग्रुप। आज सुबह से ही निखिल रेड्डी ने रेयान ग्रुप पर हमला बोल दिया था। विक्रम खन्ना, जो रेयान ग्रुप का गद्दार था, उसने उसे गुप्त जानकारी दी थी। ये जल्दी ही असर दिखाएगा, निखिल रेड्डी ने ऑफिस में सोचा। बिल्कुल असर दिखाएगा। विक्रम खन्ना की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो मिस्टर रेड्डी। रेड्डी कैपिटल ग्रुप के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक बोले। उन्हें लग रहा था कि जीत उनके हाथ में है। बिल्कुल, हमारा रेड्डी कैपिटल ग्रुप कभी दूसरा रेड्डी ग्रुप नहीं बनेगा, निखिल रेड्डी ने गुस्से में
कहा रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी कंपनी रेड्डी ग्रुप अर्जुन कपूर द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई थी। यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। टप 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 अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, निखिल रेड्डी ने कहा। फिर विक्रम खन्ना, जिसने रेयान ग्रुप के साथ धोखा किया था, मुस्कुराते हुए अंदर आया। मिस्टर रेड्डी, मैंने आपकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाकर यह टॉप सीक्रेट जानकारी चुराई है। जब हम रेयान ग्रुप और अर्जुन कपूर को बर्बाद कर देंगे तो मिस्टर रेड्डी, आप मेरी मेहनत को मत भूलिएगा। विक्रम खन्ना का सपना था कि वह रेड्डी परिवार की मुख्य कंपनियों में ऊंचा पद हासिल करें और अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन कुछ ही मिनटों में 4 से 5 बुरी खबरें आईं। मिस्टर रेड्डी, हम पर हमला उल्टा पड़ गया और हमने भारी नुकसान उठाया। ये सुनकर निखिल रेड्डी का चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया। ये कैसे हो सकता है? और इससे पहले कि वह इन खबरों को पचा पाता, एक और जबरदस्त झटका आया। अध्याय 405 बॉस, अभी अभी खबर आई है कि अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी, जिसमें आपने 20 बिलियन से अधिक का निवेश किया था, अचानक दिवालिया हो गई। निखिल रेड्डी का एक विश्वास पात्र घबराते हुए अंदर आया और रिपोर्ट दी। तुमने क्या कहा? कौन सी कंपनी दिवालिया हो गई? निखिल रेड्डी की आंखें चौड़ी हो गई और उसने जल्दी से पूछा। अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी, उसके विश्वासपात ने धीरे से जवाब दिया। उसे पता था कि इस खबर का उसके बॉस पर क्या असर पड़ेगा। अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी दिवालिया हो गई? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। निखिल रेड्डी को यकीन नहीं हुआ। ये देखकर उसके विश्वास पात्र के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाला और अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी के मुख्यालय से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। असल में ये खबर 1 घंटे पहले आई थी। एक विश्वास पात्र होने के नाते उसे भी यकीन नहीं था कि उसके बॉस की सबसे प्रिय कंपनी इतनी अचानक दिवालिया हो सकती है। इसलिए उसने खुद जाकर इसकी सच्चाई जांचने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा मुख्यालय खाली पड़ा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। वीडियो देखने के बाद निखिल रेड्डी के पास अब इस सच्चाई को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। नहीं, पहले उसे जो भी बुरी खबरें मिली थी वे गंभीर तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि वह उन्हें सहन ना कर सके। लेकिन अब जब उसे यह पता चला कि अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी, जिसमें उसने अपनी पूरी पूंजी झोंक दी थी, दिवालिया हो गई, तो वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने इस कंपनी में 20 बिलियन से अधिक का निवेश किया था और यह सिर्फ एक वर्तमान पूंजी निवेश था, कोई उद्योग या संपत्ति नहीं। अब जब अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी दिवालिया हो गई तो इसका मतलब था कि उसका पूरा 27 बिलियन बर्बाद हो गया। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। निखिल रेड्डी ने तेजी से अपना मोबाइल निकाला और अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी के अध्यक्ष को कॉल किया। कुछ ही सेकंड में फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। लेकिन यह आवाज़ अध्यक्ष की नहीं थी, बल्कि एक स्वचालित उत्तर था। आपका डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है। खाली नंबर। अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी के अध्यक्ष का फ़ोन खाली नंबर कैसे हो सकता है? निखिल रेड्डी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह लगभग गिर पड़ा। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस 27 बिलियन में से कुछ हिस्सा उसने कर्ज के रूप में लिया था। अब जब अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी दिवालिया हो गई तो वह इन कर्जों को कैसे चुकाएगा? अब वह कर्जदारों के निशाने पर था। निखिल रेड्डी ने विक्रम खन्ना की ओर देखा, उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया, तुमने कहा था कि अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी कितनी मजबूत और स्थिर है, तो फिर यह अचानक दिवालिया कैसे हो गई? विक्रम खन्ना ने डरते हुए जवाब दिया, मिस्टर रेड्डी, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस वह रिपोर्ट दी थी जो मुझे अर्जुन कपूर से मिली थी। क्या अब तक आई सारी खबरों को जोड़कर निखिल रेड्डी को अचानक एक भयानक एहसास हुआ। धतेरे कि तुम बहुत पहले ही पकड़े जा चुके थे। तुमने मुझे जो भी जानकारी दी वह सब झूठी ही थी, सब कुछ झूठ। गुस्से से बौखलाए हुए निखिल रेड्डी ने विक्रम खन्ना पर हमला कर दिया। उसे घूंसे और लात मारने लगा। कुछ ही मिनटों में विक्रम खन्ना जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह घायल हो गया। विक्रम खन्ना पहले से ही उम्रदराज था और इस हमले को झेलने की क्षमता नहीं रखता था। अगर उसे रोकने के लिए लोग बीच में ना आते तो शायद निखिल रेड्डी उसे मार ही डालता। एक और झटका, मिस्टर रेड्डी, हमें एक और बुरी खबर मिली है। एक मैनेजर भागता हुआ आया और घबरा कर कहा, हमारी कंपनी के स्टॉक मार्केट में भारी उथल पुथल मची हुई है। कोई हमारी कंपनी पर पूंजी हमला कर रहा है और यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कई कंपनियां हैं। इसके अलावा हैदराबाद बैंक, जिसने हमें कई सालों तक लोन दिया था, उसने अचानक घोषणा कर दी है कि वह अब हमें कोई लोन नहीं देगा। पूरी तरह खत्म होने की ओर बढ़ता रेड्डी कैपिटल ग्रुप। अब तक निखिल रेड्डी पूरी तरह सुनना पड़ चुका था। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो रेड्डी कैपिटल ग्रुप का भी दिवालियापन निश्चित था। बस कुछ घंटे पहले ही निखिल रेड्डी ने बड़े गर्व से कहा था कि उसका रेड्डी कैपिटल ग्रुप कभी भी अर्जुन कपूर के हाथों बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत जल्दी बोल दिया था। अगर रेड्डी कैपिटल ग्रुप खत्म हो जाता है तो ये रेड्डी परिवार के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। हैदराबाद में दशकों की मेहनत के बाद रेड्डी परिवार एक शीर्ष अमीर परिवार बन पाया था।
लेकिन अब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। निखिल रेड्डी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने गुप्त उद्योग हितांश ग्रुप से मदद मांगने का फैसला किया। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर इस समय राणा ग्रुप के कार्यालय में बैठा हुआ था और सारी रिपोर्ट सुन रहा था। उसके पास रेड्डी कैपिटल ग्रुप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूस थे। जब उसे यह पता चला कि विक्रम खन्ना को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया है तो वह जोर से हंस पड़ा। गद्दारी का यही अंजाम होता है। तुमने रेयान ग्रुप में दूसरी सबसे ऊंची पोजीशन छोड़ दी और अब देखो क्या हुआ। अब रेड्डी कैपिटल ग्रुप गंभीर संकट में था। अर्जुन कपूर ने फैसला किया कि वह इस आग में और घी डालेगा और या तो आज या फिर कल सुबह तक रेड्डी कैपिटल ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन तभी उसे एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल आया। अध्याय 406। ये कॉल अर्जुन कपूर के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे बेहतरीन ट्रैकिंग विशेषज्ञ था, जिसे अर्जुन कपूर ने अपने लापता माता पिता का पता लगाने के लिए भेजा था। क्या माता पिता से जुड़ी कोई खबर मिली है? इस गहरी जिज्ञासा के साथ अर्जुन कपूर ने कॉल उठाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसे बेहद चौंकाने वाली खबर मिली। बॉस, बहुत बड़ा सुराग मिला है। अर्जुन कपूर तुरंत सतर्क हो गया और जल्दी से पूछा, क्या सुराग है? जल्दी बताओ। उसके माता पिता 1 साल से लापता थे और उनका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, जैसे वे दुनिया से गायब हो गए हो। अब तक अर्जुन कपूर के ट्रैकिंग विशेषज्ञ केवल कुछ वीडियो फुटेज जुटा पाए थे, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी। बॉस, हमें आपके माता पिता का सटीक पता चला है। हालांकि यह जानकारी करीब 6 महीने पुरानी है। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, लेकिन इसने हमारी पिछली जांच की दिशा को सही साबित कर दिया है। सटीक पता कहाँ? अर्जुन कपूर ने गंभीर स्वर में पूछा। बॉस, करीब 6 महीने पहले आपके माता पिता हैदराबाद के एक उच्च स्तरीय रिहायशी इलाके में एक वरिष्ठ प्रोफेसर से मिलने गए थे। वे वहां 1 घंटे से अधिक समय तक रुके और फिर वहां से चले गए। लेकिन वे वहां क्यों गए थे ये हमें नहीं पता। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। ये वरिष्ठ प्रोफेसर चीन के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रह चुके हैं, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और अन्य शीर्ष विश्वविद्यालय शामिल हैं। एक प्रोफेसर से मिलने गए थे, अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। ये सुनकर वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। माता पिता एक प्रोफेसर से मिलने क्यों गए होंगे? हमारी जानकारी के अनुसार वह प्रोफेसर अब भी उसी सोसाइटी में रहते हैं। बॉस, क्या आप खुद जाकर जांच करना चाहेंगे या हमें भेजें? नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के एक सदस्य ने पूछा। बी अस्थायी मिशन घोषणा, स्वयं जाकर उस प्रोफेसर से मिले और माता पिता के बारे में जानकारी हासिल करें। मिशन इनाम, जी एंटरटेनमेंट कंपनी के 12% शेयर। मिशन इनाम 349 अनुभवांक। अगर अर्जुन कपूर यह मिशन पूरा कर लेता है तो उसके पास द एंटरटेनमेंट कंपनी के कुल 70% शेयर होंगे। अब सिर्फ अंतिम 30% बाकी होंगे और वह पूरी कंपनी का मालिक बन जाएगा। मैं खुद जाऊंगा, अर्जुन कपूर ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। चाहे ये सिस्टम का मिशन हो या ना हो, वह इस मामले की जांच खुद ही करता। इतने समय बाद माता पिता का कोई पक्का सुराग मिला था और वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे उस इलाके का लोकेशन भेजो, मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। जी बॉस। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने तुरंत सहमति दी। कॉल काटते ही अर्जुन कपूर को उस सोसाइटी का लोकेशन मिल गया। रिहायशी इलाके में प्रवेश की बाधा। अर्जुन कपूर नीचे गया, अपनी सीमित संस्करण सुपर कार में बैठा और सीधे वरिष्ठ प्रोफेसर के घर की ओर बढ़ गया। जब अर्जुन कपूर वहां पहुंचा तो नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के कई बॉडीगार्ड पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन कपूर ने कार पार्क की और अपनी टीम के साथ सोसाइटी के अंदर जाने लगा। रुक जाए। अर्जुन कपूर और उसके साथियों के अंदर जाने से पहले ही एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। क्या आप हमारे रिहायशी इलाके के मालिक हैं? सुरक्षा गार्ड ने पूछा। नहीं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तो क्या आप किसी को जानते हैं जो यहाँ रहता है? अगर हाँ, तो आप उन्हें बुला सकते हैं और वह आपको अंदर ले जा सकते हैं। नहीं। अर्जुन कपूर ने फिर सिर हिलाया। वह तो बस प्रोफेसर के बारे में जानता था, लेकिन उसने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। अगर ऐसा है तो माफ़ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। यह एक हाई एंड गेटेड कम्युनिटी है और बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने गर्व से कहा। यह कोई जानबूझकर किया गया रोक नहीं था, बल्कि इस हाई एंड रेसिडेंशियल एरिया के नियमों के अनुसार केवल मालिकों को ही अंदर आने जाने की आज़ादी थी। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं यहाँ का मालिक बन जाऊँ तो मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्जुन कपूर ने पूछा। बिल्कुल, सुरक्षा गार्ड ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं यहाँ एक घर खरीद लेता हूँ। अर्जुन कपूर ने ये कहते हुए एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। क्या सुरक्षा गार्ड की आंखें फटी रह गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ की कीमत विला जैसी ही होती है और एक अपार्टमेंट कम से कम कई करोड़ों का आता है। 3, 2, 1। अर्जुन कपूर ने गिनती शुरू की। डिंग डोंग। जैसे ही एक खत्म हुआ, उसका फ़ोन बजा। मैंने यहाँ का एक घर खरीद लिया है। अब मैं इस सोसाइटी का मालिक हूँ। मुझे अंदर जाने की पूरी आज़ादी है।
अर्जुन कपूर ने सुरक्षा गार्ड को देखते हुए कहा, क्या सच में? सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो आपने कहा था। सुरक्षा गार्ड को यकीन नहीं हुआ। आसपास खड़े अन्य सुरक्षा गार्ड और सोसाइटी के 2 निवासी भी हैरान थे। क्या यह आदमी सच में सिर्फ अंदर जाने के लिए करोड़ों खर्च कर सकता है? लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, अर्जुन कपूर का फ़ोन फिर बज उठा। नमस्कार मिस्टर अर्जुन, मैं जीन मैंशन में आपकी 24 घंटे की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। एक नर्म आवाज़ आई, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। कृपया सुरक्षा गार्ड से बात करें। ठीक है मिस्टर अर्जुन, मैं देखती हूँ। अब यकीन आया, अर्जुन कपूर ने फ़ोन सुरक्षा गार्ड को थमा दिया। फ़ोन पर मैनेजर की बात सुनते ही सुरक्षा गार्ड स्तब्ध रह गया। आपने सच में यहाँ एक घर खरीद लिया? अब सुरक्षा गार्ड अर्जुन कपूर को पूरी श्रद्धा से देखने लगा। अब जा सकता हूँ? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। बिल्कुल, कृपया अंदर आइए। सुरक्षा गार्ड ने दरवाज़ा खोला और झुककर अर्जुन कपूर को अंदर आने दिया। रुकिए, लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर कुछ कदम अंदर बढ़ा, पीछे से एक घबराई हुई आवाज़ आई। अध्याय 407। अर्जुन कपूर ने सिर घुमाया और देखा कि एक मोटी चश्मे वाला करीब 30 साल का आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। ये वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले बाहर खड़ा था और सोसाइटी में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन कपूर ने उस पर एक नज़र डाली और देखा कि वह उसे नहीं जानता, इसलिए उसने अनदेखा करके आगे बढ़ने का इरादा किया। कृपया रुकिए, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने जल्दी से अर्जुन कपूर के पास आकर कहा। क्या बात है? अर्जुन कपूर ने अनायास ही पूछा। नमस्कार सर, मैं भी इस सोसाइटी का एक निवासी हूं और हम पड़ोसी माने जा सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा निवेश प्रोजेक्ट है, क्या आप इसे समझने में रुचि रखते हैं? मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक कहा। निवेश प्रोजेक्ट? कौन सा निवेश प्रोजेक्ट? अर्जुन कपूर को थोड़ी जिज्ञासा हुई। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहा हूं और मैंने स्मार्ट ड्राइविंग के लिए एक AI विकसित किया है, मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने जल्दी से अर्जुन कपूर को बताया। उसे डर था कि अर्जुन कपूर यह समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने अत्यधिक तकनीकी शब्दों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ड्राइविंग। अर्जुन कपूर को थोड़ी दिलचस्पी हुई। आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्मार्ट ड्राइविंग भी एक उभरता हुआ उद्योग है जिसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। स्मार्ट ड्राइविंग का विकास लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अगर इसे बड़े स्तर पर टेस्ट करना है और फिर बाजार में लाना है तो इसके लिए भारी निवेश की ज़रूरत होगी। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने समझाया, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय लैब में ही रहा हूँ। मेरा नेटवर्क बहुत सीमित है और मैं ज़्यादा अमीर लोगों को नहीं जानता। इसके अलावा अगर इसे भविष्य में पूरी तरह से बाजार में उतारना है तो इसके लिए 11 अंकों का निवेश चाहिए होगा। 11 अंकों का निवेश, इसका मतलब था दसियों अरबों रुपए का निवेश। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, इसलिए कोई भी इसमें निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। क्या आपको इसमें रुचि है? सर, अगर आप चाहे तो हम कहीं बैठकर इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं, मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने फिर पूछा। उसे पूरा भरोसा था कि अर्जुन कपूर की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत थी, वरना अगर कोई आम व्यक्ति दसियों अरबों रुपए के निवेश की बात सुनता तो वह तुरंत डर कर भाग जाता। लेकिन अर्जुन कपूर पूरी तरह शांत था, जिससे साबित होता था कि वह असल में बहुत अमीर था। फिलहाल मेरे पास इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, अगली बार बात करेंगे, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। इस समय उसके लिए सबसे ज़रूरी काम था प्रोफेसर से मिलना और अपने माता पिता की जानकारी हासिल करना, इसलिए उसके पास फिलहाल इस विषय पर चर्चा करने का समय नहीं था। ये कहकर अर्जुन कपूर आगे बढ़ गया। सर, मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ, मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा। मोटी चश्मे वाला व्यक्ति एक और खड़ा होकर अर्जुन कपूर को गहरी नज़रों से देखने लगा। प्रोफेसर से मुलाकात कुछ मिनट बाद अर्जुन कपूर अपने गंतव्य पर पहुँच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग महिला, जिनके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे और कपड़े साधारण थे, दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आए। नमस्कार, क्या प्रोफेसर लोकेश मेहता यहाँ हैं? अर्जुन कपूर ने विनम्रता से पूछा। हाँ, वह अंदर हैं, कृपया आइए। बुजुर्ग महिला ने ये जानने के बाद कि अर्जुन कपूर उनके पति से मिलने आया है, उसे अंदर आमंत्रित किया। अंदर जाते ही अर्जुन कपूर ने करीब 80 साल के एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अच्छे स्वास्थ्य में लग रहे थे। इस समय प्रोफेसर लोकेश मेहता पढ़ने का चश्मा लगाए हुए कुछ अध्ययन कर रहे थे। लोकेश जी, यह नौजवान आपसे मिलने आया है, बुजुर्ग महिला ने अपने पति को पुकारा। और प्रोफेसर लोकेश मेहता ने सिर उठाया और अर्जुन कपूर को देखा। युवक, आप कौन हैं? प्रोफेसर लोकेश मेहता ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि उन्होंने अर्जुन कपूर को पहले कभी देखा था। नमस्कार प्रोफेसर लोकेश, मेरा नाम अर्जुन कपूर है और मैं मुंबई से हूँ। अर्जुन कपूर ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। अर्जुन कपूर मुंबई से। प्रोफेसर लोकेश मेहता की आंखें गंभीर हो गई। क्या तुम मुंबई के प्रसिद्ध कपूर परिवार से हो? प्रोफेसर लोकेश मेहता ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं पहले कपूर परिवार से था, लेकिन अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है।
अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। प्रोफेसर लोकेश कुछ जानते हैं? अर्जुन कपूर ने महसूस किया कि प्रोफेसर लोकेश मेहता के हाव भाव अचानक बदल गए। इससे वह और अधिक आश्वस्त हो गया कि प्रोफेसर लोकेश मेहता कुछ जानते थे। युवक, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो, लेकिन फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आराम करने की ज़रूरत है। कृपया चले जाओ। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने स्पष्ट रूप से मिलने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर लोकेश, क्या आप होप प्राइमरी स्कूल बनवाने की योजना बना रहे हैं? अर्जुन कपूर ने विषय बदल दिया। जब वह अंदर आया था तब उसने टेबल पर रखे एक दस्तावेज पर नज़र डाली थी। वह एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र से लिखा गया एक पत्र था। ओह, एक विद्वान कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने गहरी सांस ली और एक बेबस हंसी दी। अर्जुन कपूर ने बिना कुछ कहे 10 मिलियन का चेक निकाला और टेबल पर रख दिया। प्रोफेसर लोकेश, यह मेरी सच्ची इच्छा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब प्रोफेसर लोकेश मेहता अर्जुन कपूर को वह बातें बताने को तैयार थे जिनके बारे में वे पहले बात नहीं करना चाहते थे। अध्याय 408, तुम्हारा रिश्ता विजय कपूर से क्या है? प्रोफेसर लोकेश मेहता ने पूछा। करीब 6 महीने पहले विजय कपूर उनसे मिलने आए थे। विजय कपूर मेरे पिता हैं, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। क्या तुम विजय कपूर के बेटे हो? प्रोफेसर लोकेश मेहता बेहद हैरान रह गए। अरे, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। देखते ही देखते 40 साल बीत गए। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने भावुक होकर कहा। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन कपूर विजय कपूर का बेटा है तो उनके चेहरे पर एक सौम्यता और अपनापन आ गया। प्रोफेसर लोकेश, मेरे माता पिता 1 साल से लापता हैं। वे आपसे क्यों मिलने आए थे? अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। कुछ देर सोचने के बाद प्रोफेसर लोकेश मेहता ने उस समय की पूरी कहानी बताई। करीब 40 साल पहले मैं मुंबई विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर था। उस समय मैं तुम्हारे कपूर परिवार के वर्तमान मुखिया विजय कपूर के बड़े भाई रोहन कपूर के साथ घनिष्ठ मित्र था। बाद में जब मुझे उनकी असली सच्चाई का पता चला तो मैंने उनसे दूरी बना ली। उस समय मैं अक्सर कपूर परिवार जाया करता था। रोहन कपूर ने मुझसे तुम्हारे पिता और कुछ अन्य बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का अनुरोध किया था। उन सभी छात्रों में तुम्हारे पिता और मेरा रिश्ता सबसे अच्छा था। तो मेरे पिता 6 महीने पहले आपसे मिलने क्यों आए थे? उन्होंने आपसे क्या पूछा? अर्जुन कपूर ने फिर से पूछा। तुम्हारे पिता मुझसे अपने बचपन के बारे में पूछने आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने छोटे दिनों की बहुत कम यादें हैं, इसलिए वे मुझसे कुछ जानकारी लेने आए थे। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने उत्तर दिया। अपने बचपन के बारे में पूछना? अर्जुन कपूर को ये बात बहुत अजीब लगी। पिताजी क्या सिर्फ अपने बचपन की यादें जानने के लिए इतनी दूर हैदराबाद आए थे? जब मैं रोहन कपूर से पहली बार मिला तब तुम्हारे पिता 3 या 4 साल के थे। इससे पहले क्या हुआ था मैं नहीं जानता, प्रोफेसर लोकेश मेहता ने आगे बताया। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने अर्जुन कपूर को झकझोर दिया। अब जब तुम विजय कपूर के बेटे हो तो मैं ये बात नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारे पिता को संदेह था कि उनका कपूर परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं है और वे रोहन कपूर के जैविक पुत्र नहीं है। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने थोड़ी झिझक के बाद कहा। क्या? अर्जुन कपूर अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य था। ये वह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वह इस बात को गहराई से देखे तो ये पूरी तरह असंभव भी नहीं था। कपूर परिवार में वह और उसके पिता हमेशा सबसे निचले दर्जे पर थे। अगर उनका वास्तव में कपूर परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं था तो ये समझ में आता था कि कपूर परिवार उन्हें हमेशा नज़रअंदाज क्यों करता था। लेकिन तुम्हारे पिता को पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में किए गए डीएनए परीक्षण में ये साबित हुआ कि वे कपूर परिवार से संबंधित थे। लेकिन जब उन्होंने दूसरे राज्यों में परीक्षण कराया तो रिपोर्ट में कहा गया कि उनका कोई रक्त संबंध नहीं है। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने कुछ भी नहीं छिपाया और सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया। ये कैसे संभव है? अर्जुन कपूर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कैसे एक ही व्यक्ति की डीएनए रिपोर्ट अलग अलग परिणाम दिखा सकती है? इसीलिए तुम्हारे पिता पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। इसलिए वे मेरे पास आए और अपने बचपन के बारे में पूछताछ करने लगे ताकि कोई सुराग मिल सके। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने समझाया। लेकिन मुझे खुद कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के सवालों का जवाब नहीं दे सका। क्या आपको पता है कि मेरे माता पिता इसके बाद कहाँ गए? अर्जुन कपूर ने अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कहाँ गए? प्रोफेसर लोकेश मेहता थोड़ी देर सोचने लगे। मुझे याद आया, तुम्हारे पिता ने जाने से पहले कहा था कि वे चेन्नई जा रहे हैं ताकि उस नौकरानी को ढूंढ सके जिसने तुम्हारे पिता की परवरिश की थी। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने उत्तर दिया। नौकरानी से मिलने अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन यह आखिरकार एक ठोस सुराग था। तो मेरे माता पिता चेन्नई गए थे। अब अर्जुन कपूर को अपने माता पिता की लोकेशन का कुछ अंदाजा लग गया था, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा सवाल था। अगर वे चेन्नई गए थे तो इतने समय से उन्होंने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे देखने की भी कोशिश क्यों नहीं की? अब पूरा मामला फिर से गहरी उलझन में पड़ गया था। बस इतना ही मुझे पता है।
प्रोफेसर लोकेश मेहता ने कहा। अब जब अर्जुन कपूर को अपनी जरूरी जानकारी मिल गई थी तो वह उठकर चलने लगा। प्रोफेसर लोकेश मेहता भी उठे और अर्जुन कपूर को अपने योगदान के लिए धन्यवाद दिया। अगला कदम चेन्नई जाना। जैसे ही अर्जुन कपूर बाहर आया, उसने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के जासूसों को तुरंत चेन्नई जाकर जांच करने का आदेश दिया। बाद में मैं अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप से भी लोगों को भेजूंगा। जी बॉस, हम तुरंत निकल रहे हैं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया और चेन्नई भेजने के लिए कुछ ट्रैकिंग विशेषज्ञों की व्यवस्था करने को कहा। अगला कॉल ईशा पटेल को। क्या हो सकता है कि अंकल और आंटी चेन्नई में हो? ईशा पटेल भी ये सुनकर चौंक गई। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के लिए। फोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने फैसला किया, जैसे ही मैं रेड्डी परिवार का मामला निपटा लूं मैं भी चेन्नई जाऊंगा। लेकिन तभी सोसाइटी के बाहर वह चश्मे वाला व्यक्ति फिर से अर्जुन कपूर के सामने आ गया। अध्याय 409। सर, मैंने पास के चाय घर में एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है। चलिए वहां बैठकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने फिर से कहा। ठीक है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों पास के चाय घर के एक प्राइवेट रूम में चले गए। सर, ये वे दस्तावेज हैं जो मैं अभी घर से लाया हूँ, कृपया इन्हें देखें। इतना कहकर मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने अपने साथ लाए दस्तावेज अर्जुन कपूर को सौंप दिए। अर्जुन कपूर ने दस्तावेज उठाए और ध्यान से देखने लगा, लेकिन जल्द ही अर्जुन कपूर को यह महसूस हुआ कि यह जानकारी अत्यधिक तकनीकी थी। वह कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अध्ययन नहीं कर चुका था, इसलिए वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। हालांकि अर्जुन कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी दिलचस्पी थी। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन अर्जुन कपूर को इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। इसके अलावा रेड्डी परिवार को नष्ट करने के लिए उसने एक चाल चली थी। इसलिए इस समय वह निवेश जैसे मामलों को लेकर बेहद सतर्क था। तुमसे पहली बार मिल रहा हूं, इसलिए मैं तुरंत कोई फैसला नहीं लूंगा, अर्जुन कपूर ने सोचा। भविष्य में वह इस मामले की गहराई से जांच कराएगा। फिलहाल वह केवल इस उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। अर्जुन कपूर ने दस्तावेजों को एक सरसरी निगाह से देखा और फिर टेबल पर रख दिया। तुम्हारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है, अर्जुन कपूर ने कहा। सर, हम फिलहाल सिर्फ एक स्टूडियो चला रहे हैं, इसलिए हमारे पास सीमित डाटा है। अगर हमें बड़ा निवेश मिल जाता है तो हम और अधिक विस्तृत डाटा एकत्र कर सकते हैं। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने जल्दी से समझाया, और शुरुआती निवेश केवल कुछ 100 मिलियन, अधिकतम 1 बिलियन रुपए तक होगा। ये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। शुरुआत में केवल 1 बिलियन, वास्तव में ज़्यादा नहीं, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सर, तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत बनने जा रहा है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेहद तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नए कार ब्रांड उभर रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन अगर हम अभी कार निर्माण में निवेश करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन AI ड्राइविंग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हालांकि कुछ कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन वे अभी भी छोटे स्तर पर हैं। अगर हमें पर्याप्त वित्तीय समर्थन मिले और हम सही प्रतिभाओं को जोड़ सके तो हम पूरी तरह से ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और एक ऐसी कार बना सकते हैं जो बिना ड्राइवर के केवल AI से चले। अगर हम ये कर पाए तो ये दुनिया को बदल देने वाला आविष्कार होगा। दुनिया को बदलने वाले हर आविष्कार ने अरबों खरबों का कारोबार बनाया है। चाहे वह कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो या ऑटोमोबाइल, हर बड़े बदलाव ने नए उद्योगपति और दिग्गज कंपनियों को जन्म दिया है। अगर हम इसमें सफल हुए तो हम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। तब हमारी कंपनी की बाजार कीमत सिर्फ अरबों रुपए नहीं होगी बल्कि खरबों या उससे भी अधिक हो सकती है। मोटी चश्मे वाला व्यक्ति बेहद उत्साहित हो गया। वह इतने जोश में बोल रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बड़ा व्याख्यान दे रहा हो। इसे एक मोटिवेशनल स्पीच बना दिया इसने, अर्जुन कपूर ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। हालांकि जो तुम कह रहे हो वह अति आशावादी लग रहा है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। बेशक यह आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ भी आसान नहीं होता। मोटी चश्मे वाला व्यक्ति थोड़ा गंभीर हो गया। सर, कृपया मुझ पर विश्वास करें। उस व्यक्ति ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया और बेहद ईमानदारी से उसे समझाने लगा। इस पर बाद में विचार करेंगे, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। अब किसी भी हालत में वह तुरंत कोई निवेश करने वाला नहीं था। कोई बात नहीं, निवेश कोई छोटा फैसला नहीं होता। सर, आप इन दस्तावेजों को घर ले जाकर अच्छे से देख लें, फिर मुझसे संपर्क करें, मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने कहा। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति में सिर हिलाया। उसने दस्तावेज उठाए, खड़ा हुआ और वहां से चला गया। अर्जुन कपूर की जांच। अर्जुन कपूर ने तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों से संपर्क किया और उन दस्तावेजों को जांचने के लिए भेज दिया। विशेषज्ञों ने वादा किया कि वे अगले दिन तक रिपोर्ट देंगे।
इसके साथ ही अर्जुन कपूर ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे उस चश्मे वाले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। देर रात की गुप्त मीटिंग। रात के समय मोटी चश्मे वाला व्यक्ति अपने घर पर सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक दरवाजे पर तेजी से दस्तक हुई। कौन हो तुम? तारानक उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो सामने एक 40-50 साल का मध्यवयस्क खड़ा था। तुम्हारा नाम नवीन रेड्डी है। क्या आज दोपहर तुमने इस आदमी से मुलाकात की थी? उस आदमी ने एक तस्वीर निकाली। वह तस्वीर अर्जुन कपूर की थी। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? नवीन रेड्डी आश्चर्यचकित था। मेरे पास एक बहुत लाभदायक योजना है, मैं तुमसे इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, मध्यवयस्क व्यक्ति ने कहा। नवीन रेड्डी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अगला वाक्य कहा, नवीन रेड्डी की आंखें चमक उठी। अगर यह योजना सफल हुई तो तुम सीधे 3 अरब रुपए कमा सकते हो। रुपए? अरब रुपए? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नवीन रेड्डी को विश्वास नहीं हुआ। मैं मजाक नहीं करता, उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उसने एक बैंक कार्ड निकाला। इसमें 3 अरब रुपए हैं। अंदर आइए, आइए। अब नवीन रेड्डी बेहद उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से उस व्यक्ति को अंदर बुलाया। आज दोपहर तुम्हारी उस आदमी से क्या बातचीत हुई थी? मध्यवयस्क व्यक्ति ने पूछा। नवीन रेड्डी हिचकिचाया। ये देखते ही मध्यवयस्क व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के 3 अरब रुपए वाला बैंक कार्ड कॉफी टेबल पर रख दिया। बैंक कार्ड को देखकर नवीन रेड्डी गंभीर रूप से घबरा गया। रुपए? अरब रुपए? यह कोई छोटी रकम नहीं है। उसका गला सूखने लगा। उसने कठिनाई से निगलते हुए बैंक कार्ड को देखा। आज दोपहर मेरी उस आदमी से क्या बातचीत हुई थी? नवीन रेड्डी ने सब कुछ बता दिया। उसने अपने एआई ड्राइविंग प्रोजेक्ट के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी, बिना किसी झूठ या छुपाव के। बहुत अच्छा, मध्यवयस्क व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी। तो क्या तुम वाकई रुपए अरब रुपए कमाना चाहते हो? उसने सीधा सवाल किया। हाँ बिल्कुल, नवीन रेड्डी ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। रुपए? अरब रुपए? यह इतनी बड़ी रकम थी कि वह इसे मना करने की सोच भी नहीं सकता था। तो फिर सच बताओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट असली है या नकली? मध्यवयस्क व्यक्ति ने एक ठंडी पैनी नज़र से पूछा। नवीन रेड्डी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब क्या करूं? सच बताऊं या नहीं? अगर उसने झूठ बोला तो शायद उसे 3 अरब रुपए मिल सकते थे, लेकिन अगर उसने सच कहा तो यह आदमी कौन जानता है क्या करेगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब ये देखना बाकी था कि नवीन रेड्डी लालच के आगे झुकेगा या अपने प्रोजेक्ट की सच्चाई पर डटा रहेगा। अध्याय 410 बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी सफलता की दर? नवीन रेड्डी ने उत्तर दिया। जो कुछ उसने अर्जुन कपूर से दोपहर में कहा था वह पूरी तरह सच था, और जो दस्तावेज उसने अर्जुन कपूर को दिए थे वे भी असली थे। लेकिन उसने अर्जुन कपूर को हर चीज़ नहीं बताई थी। अगर सब कुछ सही ढंग से चला तो भविष्य में उनका स्टार्टअप दुनिया की सबसे बड़ी आई कंपनियों में से एक बन सकता था। लेकिन अगर यह असफल हो गया तो अर्जुन कपूर का पूरा निवेश बर्बाद हो जाएगा। हमारे स्टूडियो का एआई ड्राइविंग प्रोजेक्ट केवल आधा ही विकसित हुआ है। आगे की रिसर्च बेहद कठिन है और इसकी सफलता की संभावना 1% भी नहीं बल्कि 0.1% से भी कम है। नवीन रेड्डी एक ऐसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रह सकता था जहां एक घर की कीमत करोड़ों में थी। तो उसने खुद इसमें निवेश क्यों नहीं किया? अगर यह इतना अच्छा था तो उसने अपनी खुद की संपत्ति इसमें क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। अगर निवेश सफल होता तो सब कुछ शानदार होता, लेकिन अगर यह असफल हुआ तो अर्जुन कपूर का पूरा पैसा डूब जाता। नवीन रेड्डी यह जोखिम खुद नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि यह जोखिम किसी और पर डाल दिया जाए। इसलिए उसने अर्जुन कपूर को निवेश के लिए तैयार करने की योजना बनाई। अगर निवेश सफल होता तो लाभ 50-50 में भरता, लेकिन अगर यह असफल होता तो पूरा नुकसान अर्जुन कपूर को सहना पड़ता और नवीन रेड्डी का पैसा सुरक्षित रहता। 3 अरब का प्रस्ताव, लेकिन अब मध्यवयस्क व्यक्ति ने उसे 3 अरब रुपए का प्रस्ताव दिया था। सिर्फ 0.1% सफलता की संभावना, यही तो और भी अच्छा है। मध्यवयस्क व्यक्ति ने कहा, मुझे चाहिए कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह विफल हो जाए। तुम्हें बस इतना करना है कि अर्जुन कपूर से 20-30 अरब निवेश करवा लो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये 3 अरब रुपए तुम्हारे होंगे बिना एक पैसा खर्च किए। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। नवीन रेड्डी ने सिर हिलाया। कुछ अरब रुपए तक तो निवेश करवाया जा सकता है, लेकिन 20-30 अरब रुपए यह असंभव है। चिंता मत करो, तुम्हें अकेले यह नहीं करना पड़ेगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम एक बहुत बड़ी ताकत से जुड़े हैं। हमारी शक्ति भयावह है, मध्यवयस्क व्यक्ति ने समझाया। अब नवीन रेड्डी के पास 2 रास्ते थे। वह खुद निवेश करें और 0.1% सफलता की उम्मीद करें, या फिर 3 अरब रुपए तुरंत ले और हमेशा के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद नवीन रेड्डी ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब सुनो। मध्यवयस्क व्यक्ति ने आगे की योजना समझानी शुरू की। नवीन रेड्डी ने हर बात ध्यान से सुनी और याद कर ली।
इसके बाद दोनों ने आपस में संपर्क जानकारी साझा की। योजना शुरू हो चुकी है। आधे घंटे बाद मध्यवयस्क व्यक्ति नवीन रेड्डी के घर से निकल गया। अब अगला कदम जैसे ही वह बाहर आया, उसने एक रहस्यमय फ़ोन कॉल किया। कैसा चल रहा है? फ़ोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज़ आई। योजना पूरी तरह तय हो चुकी है। मध्यवयस्क व्यक्ति ने जवाब दिया। यह कोई और नहीं बल्कि रेड्डी परिवार के मुखिया महेंद्र रेड्डी थे। दोपहर में जब उन्होंने सुना कि अर्जुन कपूर ने उनके बेटे को फंसाकर 20 अरब रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की तो वे आग बबूला हो गए। अब तक महेंद्र रेड्डी अपने स्वास्थ्य के कारण इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे चुका था। ये लड़का मेरे परिवार से खेल खेल रहा है। अब मैं उसे 10 गुना नहीं 100 गुना अधिक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। महेंद्र रेड्डी अब अर्जुन कपूर को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। अगर ये लड़का पैसा कमाने में इतना अच्छा है तो देखते हैं कि क्या वह इसे गंवाने में भी उतना ही अच्छा है। क्या नवीन रेड्डी अर्जुन कपूर को धोखा देने में सफल होगा, या अर्जुन कपूर पहले ही इस साजिश को भांप लेगा? एक बड़ी साजिश अर्जुन कपूर के खिलाफ बिछाई जा चुकी थी। अगली सुबह अर्जुन कपूर को आई विशेषज्ञों से रिपोर्ट मिली। ये दस्तावेज सही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च बहुत कठिन है। सफलता की संभावना बेहद कम है। हमें यकीन नहीं है कि यह प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा। समझ गया, अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। यह निवेश बहुत जोखिम भरा है। अगर यह असफल हो गया तो पूरा पैसा डूब जाएगा। अगर सफल हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन मैं इस लालच में नहीं फंसूंगा। अर्जुन कपूर अभी भी पूरी तरह शांत था। वह जल्दबाजी में कोई निवेश करने के मूड में नहीं था। बीप सिस्टम अलर्ट 80 दिन पूरे होने के बाद एक उन्नत निवेश कार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्नत निवेश कार्ड। अर्जुन कपूर ने कार्ड की जानकारी देखी। ये कार्ड निवेश की विस्तृत जांच कर सकता है, सफलता की दर का विश्लेषण कर सकता है और सबसे अच्छा निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है। वाह, ये तो परफेक्ट टाइमिंग है। अब अर्जुन कपूर के पास ये जानने का एक तरीका था कि नवीन रेड्डी झूठ बोल रहा है या नहीं। अब खेल और दिलचस्प होने वाला है। अध्याय 411। ये सोचकर अर्जुन कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिस्टम में क्लिक किया। एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट कार्ड खोजा और उसे उपयोग किया। एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट कार्ड चल रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार सिस्टम को अधिक समय लगा, लगभग 20 से 30 सेकंड। एडवांस इन्वेस्टमेंट कार्ड विश्लेषण। पूर्ण निवेश परियोजना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। स्मार्ट ड्राइविंग। निवेश सफलता दर 1-2000। सफलता दर को बढ़ाया जा सकता है। निवेश राशि 20 अरब से 50 अरब। लाभ दर 100 अरब से 1 ट्रिलियन। लाभ दर बढ़ाने के तरीके। चरण एक। सिस्टम में बड़ी मात्रा में डाटा देखकर अर्जुन कपूर थोड़ा चकाचौंध हो गया। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन कपूर ने सफलता दर से शुरुआत करते हुए पहली लाइन से ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। 1/2000 की सफलता दर। अर्जुन कपूर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। सौभाग्य से वह सतर्क था और केवल भारी लाभ से अंधा नहीं हुआ। उसने तुरंत निवेश करने का विचार त्याग दिया। हालांकि अब अर्जुन कपूर के लिए अरबों खरबों की रकम छोटी बात थी, लेकिन इस सफलता दर के साथ चाहे वह कितना भी निवेश कर ले ये बेकार जाएगा। हालांकि पहले नवीन रेड्डी ने कहा था कि अनुसंधान और विकास में काफ़ी जोखिम होगा और असफलता की संभावना भी होगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि असफलता की संभावना 2000 में से 1999 होगी। क्या ये निश्चित असफलता से कुछ अलग है? एक पल में अर्जुन कपूर की नवीन रेड्डी के प्रति धारणा बेहद खराब हो गई। भले ही वह आदमी सिस्टम जितना सटीक अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन एक डेवलपर के रूप में उसे कम से कम सफलता दर का कुछ अंदाजा होना चाहिए। लेकिन शुरू से अंत तक उस व्यक्ति ने अर्जुन कपूर से एक शब्द भी नहीं कहा और पूरी तरह से उसे निवेश के लिए छलने में लगा था, जिससे निवेश असफलता का पूरा जोखिम उसी पर पड़ता जबकि खुद उसे कोई नुकसान नहीं होता। यदि सिस्टम के एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट कार्ड ने सफलता दर बढ़ाने का कोई तरीका नहीं दिया होता तो अर्जुन कपूर इसे देखते ही निवेश करने का विचार छोड़ देता। उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वह इसे इस तरह नहीं फेंक सकता। हालांकि सिस्टम की वजह से अब यह मामला बदल सकता है। निवेश राशि 20 अरब से 50 अरब तक। ये डाटा अर्जुन कपूर की अपेक्षा के अनुरूप था। सफलता दर भी खतरनाक रूप से कम है, लेकिन अगर यह सफल हो जाता है तो न्यूनतम लाभ 100 अरब होगा और अधिकतम 1 ट्रिलियन तक जा सकता है। बेशक ये भयावह लाभ इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अनुसंधान और विकास को सफल बनाना होगा। एक बार अनुसंधान और विकास सफल होने के बाद एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार ब्रांड स्थापित किया जाएगा और विकसित की गई स्मार्ट ड्राइविंग तकनीक और कारों को मिलाकर एक नई एआई कार कंपनी बनाई जाएगी। अगला चरण आसान होगा। वर्तमान में अर्जुन कपूर रोल्स रॉयल्स ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। भविष्य में वह पूरे रोल्स रॉयल्स का अधिग्रहण करेगा और अपनी खुद की फैक्ट्री स्थापित करेगा। ये सब केवल अर्जुन कपूर के निर्णय पर निर्भर करेगा। सफलता दर बढ़ाने की विधि सबसे महत्वपूर्ण थी। अर्जुन कपूर ने सिस्टम द्वारा दिए गए तरीके का गहराई से अध्ययन किया। इसमें उसे आधे घंटे का समय लगा क्योंकि उसे कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। वह सिस्टम को देखते हुए जानकारी भी खोजने लगा। आखिरकार अर्जुन कपूर ने सिस्टम की विस्तृत योजना को लगभग पूरी तरह समझ लिया।
सिस्टम द्वारा बताए गए चरणों का पालन करने पर सफलता दर को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता था। इसे पढ़ने के बाद अर्जुन कपूर गहरे विचार में पड़ गया और अंततः उसने निर्णय लिया, जो साहसी होते हैं वे अधिक प्राप्त करते हैं और जो डरते हैं वे भूखे मरते हैं। अब जब सिस्टम के एडवांस इन्वेस्टमेंट कार्ड ने एक समाधान प्रदान किया है तो अर्जुन कपूर ने इसे आजमाने का फैसला किया। सबसे बुरा ये हो सकता है कि वह कुछ अरबों गवाह देगा जो उसके लिए केवल कुछ दिनों की सिस्टम रिवॉर्ड की रकम है। लेकिन अगर वह सफल होता है तो उसे सैकड़ों अरब यहाँ तक कि ट्रिलियन तक का लाभ मिलेगा। और जीवन आखिर क्या है अगर जोखिम ना उठाया जाए। सिस्टम के साथ अर्जुन कपूर को जोखिम लेने का आत्मविश्वास था, लेकिन एक बात तय थी, अर्जुन कपूर इस कंपनी को 100% अपने नियंत्रण में रखना चाहता था और कोई साझेदार नहीं चाहता था। आखिरकार निवेश और सफलता दर बढ़ाने का पूरा श्रेय उसी का था। अगर वह सफल होता है तो वह पूरा लाभ खुद रखना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन कपूर की नवीन रेड्डी के प्रति बेहद खराब धारणा बन चुकी थी और वह उसके साथ साझेदारी नहीं करना चाहता था। अर्जुन कपूर ने सोचा कि अभी सबसे अच्छा समाधान ये होगा कि वह नवीन रेड्डी के अनुसंधान और विकास परिणामों और उसके स्टूडियो को खरीद ले, फिर नवीन रेड्डी को बाहर निकाल दे। इसके बाद वह अपने लिए विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ खोजेगा और उन्हें अपनी टीम में शामिल करेगा। इस तरह अर्जुन कपूर हर चीज़ पर पूर्ण नियंत्रण रख सकेगा। जैसे ही अर्जुन कपूर सोच रहा था, सिस्टम की आवाज़ आए, दिन मध्य चरण कार्य जारी, नवीन रेड्डी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ड्राइविंग तकनीक खरीदें और नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ खोजें। कार्य समय 100 घंटे। कार्य पुरस्कार, रोल्स रॉयस ग्रुप के 10% शेयर, रोल्स रॉयस ग्रुप का अध्यक्ष और सबसे बड़ा शेयर धारक बनना। कार्य पुरस्कार 375 अनुभव अंक। सिस्टम ने एक मध्य चरण कार्य जारी किया जिसे 100 घंटों के भीतर पूरा करना आवश्यक था। यदि अर्जुन कपूर इसे पूरा कर लेता है तो उसे रोल्स रॉयस ग्रुप के 10% शेयर मिलेंगे और वह उसका अध्यक्ष और सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा। इस कार्य का इनाम काफ़ी आकर्षक था। जब अर्जुन कपूर योजना बना रहा था तभी नवीन रेड्डी का फ़ोन आया। उसने अर्जुन कपूर को अपने स्टूडियो आने और विस्तार से चर्चा करने को कहा। कोई समस्या नहीं, अर्जुन कपूर ने सहमति दी और पहले जाकर देखने का फैसला किया। अर्जुन कपूर की त्वरित स्वीकृति से नवीन रेड्डी मुस्कुरा उठा। इसका मतलब था कि अर्जुन कपूर निवेश के बारे में सोच रहा था और जल्द ही उसके जाल में फंसने वाला था। ये सोचते हुए नवीन रेड्डी ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को फ़ोन किया और उसे यह खुशखबरी दी। बहुत अच्छा, इस दोपहर का सही उपयोग करके अर्जुन कपूर को अधिक पैसा निवेश करने के लिए फंसा लो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नवीन रेड्डी को निर्देश दिया। कुछ ही देर बाद महेंद्र रेड्डी, जो इस समय सेटोरियम में था, को भी यह खुशखबरी मिल गई। हाँ अर्जुन कपूर, वह छोटा लड़का अभी भी बहुत कच्चा है। वह हमारे रेड्डी परिवार से लड़ना चाहता है। ये हास्यास्पद है। रुको, इस बार मैं अपने छोटे भाई के गंवाए हुए 20 अरब से अधिक की भरपाई कर लूँगा और तुम्हें और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। महेंद्र रेड्डी कमरे में बुदबुदाया। इसी दौरान सुमित्रा देवी, जो महेंद्र रेड्डी की नौकरानी थी, फल लेकर आए और उसकी बातें सुन ली। नौकरानी को देखते ही महेंद्र रेड्डी ने बस एक नज़र डाली और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह सिर्फ एक नौकरानी थी। फल देने के बाद सुमित्रा देवी चुपचाप वहाँ से चली गई। 2 मिनट बाद सुमित्रा देवी ने एक अत्यधिक एकांत स्थान खोजा और बॉस नाम के नोट वाले व्यक्ति को फ़ोन लगाया। अध्याय 412। फ़ोन केवल कुछ सेकंड के लिए बजा और दूसरी तरफ के व्यक्ति ने तुरंत उठा लिया। एक जानी पहचानी आवाज़ आई। ये रहस्यमय बॉस कोई और नहीं बल्कि निखिल रेड्डी था, रेड्डी परिवार का सीधा उत्तराधिकारी जिसे पहले अर्जुन कपूर ने काबू कर लिया था। सुमित्रा देवी नौकरानी को निखिल रेड्डी ने खासतौर पर खबरों की जासूसी करने के लिए तैनात किया था। सुमित्रा देवी ने निखिल रेड्डी को वह सब कुछ बता दिया जो उसने अभी अभी सुना था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस महीने तुम्हारी सैलरी में 1 लाख का इजाफा होगा। ऐसे ही काम करती रहो। अगर कोई नई खबर मिले तो तुरंत मुझे बताओ। निखिल रेड्डी ने उसकी तारीफ की और 1 लाख रुपए इनाम में दिए। बिना कुछ किए 1 लाख पाकर सुमित्रा देवी बहुत खुश हुई और अच्छे से काम करने का वादा किया। फ़ोन काटने के बाद निखिल रेड्डी ने तुरंत अर्जुन कपूर से संपर्क किया। उस वक्त अर्जुन कपूर नवीन रेड्डी के स्टूडियो की ओर जा रहा था। फ़ोन उठाने के बाद अर्जुन कपूर गहरे विचार में पड़ गया। मिस्टर अर्जुन, जो बातें वृद्ध रेड्डी ने कही उससे लगता है कि उन्होंने पहले ही आपके खिलाफ कोई कदम उठा लिया है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं बस आपको निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहने के लिए कह सकता हूँ, निखिल रेड्डी ने जोड़ा। सुमित्रा देवी पूरी बातचीत नहीं सुन पाई थी, इसलिए वह केवल एक सामान्य अनुमान ही लगा सकता था। निवेश। अर्जुन कपूर के दिमाग में तुरंत नवीन रेड्डी का ख्याल आया। नवीन रेड्डी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ड्राइविंग तकनीक ही सबसे अधिक इस संदर्भ से मेल खाती थी। लेकिन यह नवीन रेड्डी ही था या कोई और, ये जानने के लिए अर्जुन कपूर को पहले उसके स्टूडियो पहुंचकर परखना था। 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। नवीन रेड्डी और उसके स्टूडियो के लोग दरवाजे पर अर्जुन कपूर का स्वागत करने आए। उनके मार्गदर्शन में अर्जुन कपूर स्टूडियो के अंदर गया और नवीन रेड्डी की प्रस्तुति को ध्यान से सुना।
बातचीत के दौरान अर्जुन कपूर ने अपनी ओर से कुछ सवाल छुपे हुए तरीके से पूछे ताकि नवीन रेड्डी को कोई शक ना हो। हालांकि अर्जुन कपूर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसने कई अनुभवी और चालाक व्यापारियों से निपटा था। इन सवालों के आधार पर अर्जुन कपूर को पूरी तरह से यकीन हो गया कि नवीन रेड्डी कुछ गलत कर रहा था और संभवतः महेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर उसे फंसाने की योजना बना रहा था। अब अर्जुन कपूर की सोच और भी स्पष्ट हो गई। रेड्डी परिवार का वृद्ध व्यक्ति खुद सामने आ चुका था और अब उसे हराना था। अब अर्जुन कपूर को नवीन रेड्डी से स्टूडियो खरीदना था, लेकिन साथ ही महेंद्र रेड्डी को भी बड़ा झटका देना था। उसे एक अचूक योजना बनानी थी। जबकि अर्जुन कपूर अपनी योजना बना रहा था, नवीन रेड्डी, जिसे अब तक इस धोखे का पता नहीं चला था, अर्जुन कपूर को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अर्जुन कपूर ने जानबूझकर संतुष्ट दिखने का नाटक किया और बार बार सिर हिलाया। मिस्टर अर्जुन, यदि आपको प्रगति को तेज करना है और सफलता दर को बढ़ाना है तो अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। नवीन रेड्डी ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। निवेश बढ़ाना कोई समस्या नहीं है। अर्जुन कपूर ने एकदम आत्मविश्वास से कहा, सच में 10 अरब से भी ज़्यादा। नवीन रेड्डी ने धीरे धीरे उसे और बड़े निवेश के लिए फंसाने की कोशिश की। हालांकि उसके वरिष्ठ ने उसे 20 अरब से अधिक की ठगी करने का लक्ष्य दिया था, लेकिन उसने सीधे इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी और धीरे धीरे करने की योजना बनाई। 10 अरब से अधिक ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर मुझे संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो मैं और भी अधिक निवेश कर सकता हूं। अर्जुन कपूर ने धनवान व्यक्ति की तरह कहा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह निवेश कैसे किया जाएगा। वाह मिस्टर अर्जुन, आप तो वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपके पास बहुत पैसा है। नवीन रेड्डी ने चापलूसी की। अर्जुन कपूर ने बस हाथ हिलाया और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। अर्जुन कपूर ने तुरंत अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के कुछ लोगों को नवीन रेड्डी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया। जुपिंगान से मुलाकात। सर, हमें वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ मिल गया है जिसकी आपको तलाश थी, वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने अर्जुन कपूर को सूचित किया। उसका नाम करण चौहान है। वह यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी का डिप्टी चीफ डिजाइनर है। कंपनी के मालिक ने उसे मुख्य डिजाइनर बनाने का वादा किया था, लेकिन अंत में यह पद मालिक के साले चिराग मेहता को मिल गया। अब करण चौहान पर लगातार अत्याचार किया जा रहा था और वह यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी छोड़ने का मन बना चुका था। ठीक है, मेरी उसके साथ बैठक की व्यवस्था करो। 1 घंटे बाद यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी के नीचे स्थित एक कैफे में उनकी मुलाकात तय हुई। थोड़ी ही देर में करण चौहान वहां पहुंचा। वे अभी बात ही कर रहे थे कि एक आदमी कॉफ़ी खरीदने आया। उसने जैसे ही करण चौहान को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। करण चौहान, तुम कंपनी में काम पर नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो? यह आदमी कोई और नहीं बल्कि चिराग मेहता था, यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक का साला। मैंने दोपहर की छुट्टी ले रखी है। यह मेरा निजी समय है। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, करण चौहान ने जवाब दिया। चिराग मेहता ने अर्जुन कपूर को घूरा और संदेहपूर्वक पूछा, कहीं तुम इसे हमारी कंपनी से छीनने तो नहीं आए? अर्जुन कपूर मुस्कुराया, बधाई हो, तुम्हारा अंदाजा सही है, लेकिन इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा। अध्याय 413। क्या तुम लोगों की यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी से कोई तुम्हें नहीं छीन सकता? अर्जुन कपूर ने पलटकर जवाब दिया। और चिराग मेहता ने अर्जुन कपूर की ओर गुस्से से देखा। हैदराबाद में उन अमीर परिवारों के अलावा कोई भी हमारी यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम उन्हीं अमीर परिवारों में से हो? चिराग मेहता सतर्क हो गया था। नहीं, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं अकेले ही एक अमीर परिवार के बराबर हूँ। पहले तो अर्जुन कपूर की बात सुनकर चिराग मेहता ने उपेक्षापूर्ण नज़र से उसकी ओर देखा, लेकिन जब उसने अर्जुन कपूर का अंतिम वाक्य सुना तो वह कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गया। फिर अचानक चिराग मेहता ने एक जोरदार ठहाका लगाया। हाँ लड़के, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो ताकि मेरी संपत्ति तुम विरासत में ले सको? शेखी मारने के लिए भी एक सीमा होती है। तुम अकेले ही एक अमीर परिवार के बराबर हो। खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हारे पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है? चिराग मेहता ठहाके लगाकर हंसता रहा। उसका सवाल सुनकर अर्जुन कपूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। माफ़ करना, लेकिन वास्तव में मेरे पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है, अर्जुन कपूर ने धीरे से जवाब दिया। जैसे ही अर्जुन कपूर ने यह कहा, कैफे में मौजूद सभी की नज़रें अचानक उसी पर टिक गई। ये लड़का सच में सैकड़ों अरबों का मालिक है। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। करण चौहान की आंखें भी फटी रह गई। उसे केवल इतना पता था कि अर्जुन कपूर वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन का बॉस है, जो हैदराबाद में सबसे बड़ा सुपरकार एसोसिएशन था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर इतना प्रभावशाली होगा। दूसरी ओर चिराग मेहता पूरी तरह से अक रह गया। सैकड़ों अरबों की संपत्ति? क्या ये लड़का जो मुश्किल से 20 साल का दिखता है सच में इतना अमीर हो सकता है? चिराग मेहता ने अपना सिर झटक दिया। उसे लग रहा था कि अर्जुन कपूर हद से ज़्यादा बकवास कर रहा है।
वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि इतनी कम उम्र में कोई इंसान सैकड़ों अरबों का मालिक हो सकता है। बॉस अर्जुन, क्या आप सच कह रहे हैं? करण चौहान ने संकोचपूर्वक पूछा। बिल्कुल। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तो आपने जो शर्तें और योजनाएं बताई वे भी सच हैं? करण चौहान को अब भी थोड़ा संदेह था। हाँ, वे सभी सच हैं, अर्जुन कपूर ने दृढ़ता से उत्तर दिया। बॉस अर्जुन, मैं यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी से इस्तीफा देने और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। करण चौहान ने तुरंत फैसला कर लिया। वह अब कंपनी में अपने साथ हो रहे अन्याय को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले उसे डर था कि अगर उसने यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी छोड़ी तो जितेंद्र सक्सेना कंपनी का मालिक उसे टारगेट करेगा। लेकिन अब अर्जुन कपूर जैसे सैकड़ों अरबों के मालिक के साथ काम करने के बाद उसे किसी के बदले की कोई परवाह नहीं थी। करण चौहान, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बारे में दोबारा सोच लो। अगर तुम हमारी यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी छोड़ते हो तो मेरे जीजाजी बहुत नाराज होंगे। उनका गुस्सा तुम और ये लड़का दोनों झेल नहीं पाओगे, चिराग मेहता ने गुस्से से धमकाया। सच कहूं तो अब वह घबरा गया था। उसे पता था कि उसका मुख्य डिजाइनर केवल सिफारिश के कारण इस पद पर था और कंपनी के अधिकांश तकनीकी काम करण चौहान पर निर्भर थे। अगर करण चौहान इस्तीफा दे देता है तो वह उसे किसी भी तरह संभाल नहीं पाएगा। अब तक वह करण चौहान को सिर्फ इसलिए धमकाता रहा था क्योंकि उसे पता था कि वह एक सीधा साधा और शांत व्यक्ति है। लेकिन अब करण चौहान ने विद्रोह करने की हिम्मत दिखाई। चिराग मेहता की धमकी के बाद करण चौहान एक पल के लिए हिचकिचाया। लेकिन तभी अर्जुन कपूर ने ठोस आवाज में कहा, तुम वही करो जो तुम्हारे दिल में है और देखता हूं कौन तुम्हें रोकने की हिम्मत करता है। अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अर्जुन कपूर को यकीन नहीं था कि करण चौहान इतनी आसानी से उसकी टीम में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस सब के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद मेरे सहयोगियों का और धन्यवाद चिराग मेहता। अर्जुन कपूर के आत्मविश्वास से भरपूर शब्द सुनकर करण चौहान पूरी तरह से प्रेरित हो गया। धन्यवाद बॉस। अब से करण चौहान ने अर्जुन कपूर को बॉस कहना शुरू कर दिया। बॉस, बस कुछ देर इंतजार करें, मैं अभी कंपनी जाकर इस्तीफा देता हूँ। करण चौहान अचानक उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे इंतजार करूंगा। अगर कुछ भी होता है तो मेरे पास आ जाना। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अब अर्जुन कपूर को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ मिल गया था और उसने अपने मध्यचरण कार्य का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। करण चौहान कैफे से बाहर निकला और यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी लौटने लगा। लड़के, तुम सच में बहुत होशियार निकले, बस देख लेना, चिराग मेहता ने गुस्से में कहा और करण चौहान के पीछे दौड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ कि चीजें अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। जितेंद्र सक्सेना का गुस्सा। मिस्टर अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि जितेंद्र सक्सेना इतनी आसानी से करण चौहान को छोड़ देगा। क्या हमें कुछ तैयारियां करनी चाहिए? वायुपंख सुपर कार एसोसिएशन के एक सदस्य ने पूछा। जरूरत नहीं, अगर वे कुछ करेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि जितेंद्र सक्सेना क्या कर सकता है। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। करण चौहान का सामना जितेंद्र सक्सेना से। कुछ ही मिनटों में चिराग मेहता ने अपने जीजा जितेंद्र सक्सेना को ये खबर दी। क्या करण चौहान इस्तीफा दे रहा है? जितेंद्र सक्सेना, जो अब तक शांत था, अब वह भी परेशान हो गया। जल्द ही करण चौहान को रोकने के लिए वे दोनों यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी के नीचे पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि करण चौहान अर्जुन कपूर के साथ जाने वाला था, जितेंद्र सक्सेना गुस्से में चिल्लाया। रुको। अध्याय 414। जितेंद्र सक्सेना और उनका साला चिराग मेहता अर्जुन कपूर और करण चौहान के सामने आ गए। करण चौहान, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जितेंद्र सक्सेना ने नैतिक ऊंचाई से खड़े होकर गुस्से में कहा। आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया? करण चौहान उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। आपका मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार था कि आपने मुझे देने का वादा किया गया, चीफ डिजाइनर का पद अपने साले को दे दिया। उसके सवाल ने जितेंद्र सक्सेना को कुछ क्षणों के लिए चुप कर दिया। फिर भी वह बेशर्मी से बोल पड़ा। ये बस अस्थायी था, मैंने उसे सिर्फ कुछ समय के लिए उस पद पर रखा था। मैं तुम्हारे लिए एक और ऊंचा पद तय कर देता। अस्थायी आपका अस्थायी 2 साल से चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि यह ज्यादा लंबा हो गया? करण चौहान ने ताना मारा और आगे कहा। आप कहते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन क्या आपको याद है कि आपके साले ने मुझे कैसे दबाया और प्रताड़ित किया? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं पता? आप चाहे जितना भी बेशर्म हो। जितेंद्र सक्सेना इसका जवाब नहीं दे सका। उसने गुस्से से अपने साले चिराग मेहता की ओर देखा, मानो कह रहा हो, इस मामले के बाद तुझसे निपटूंगा। जब करण चौहान को मनाना मुश्किल हो गया तो जितेंद्र सक्सेना ने अपना ध्यान अर्जुन कपूर की ओर लगाया। क्या तुम ही हो जो मेरे आदमी को छीनना चाहते हो? जितेंद्र सक्सेना ने घूरते हुए पूछा। तुम किस कंपनी के लिए काम करते हो? मेरी बहुत सारी कंपनियां हैं, जिनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा पता होगा वह है रेयान ग्रुप, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। चूंकि रेयान ग्रुप हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी थी, जितेंद्र सक्सेना को इसका पता होना ही था।
रेयान ग्रुप, मैं सोच रहा था कि तुम किसी बड़ी कंपनी से हो, लेकिन तुम तो बस रेयान ग्रुप से हो। जितेंद्र सक्सेना ने हल्के में लिया, लेकिन तभी वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के नए सदस्य ने तुरंत जोड़ दिया। हमारे अध्यक्ष सिर्फ रेयान ग्रुप के मालिक ही नहीं बल्कि कोनिकसेक के भी मालिक हैं और हैदराबाद के टॉप सुपर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। क्या कोनिकसेक के मालिक और वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष? अब जितेंद्र सक्सेना थोड़ा गंभीर हो गया। भले ही कोनिक की मार्केट वैल्यू सिर्फ कुछ अरबों की हो, लेकिन वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन का हैदराबाद में नंबर 1 होना बड़ी बात थी। अब जितेंद्र सक्सेना को अर्जुन कपूर की असली ताकत का एहसास हुआ। भाई, तुम्हें मुझे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी के पीछे भी हैदराबाद का एक अमीर परिवार है। अगर तुम हैदराबाद के अमीर परिवारों को दुश्मन नहीं बनाना चाहते तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम करण चौहान को मत ले जाओ। जितेंद्र सक्सेना ने अपने बड़े समर्थक का नाम लिया। ओह, हैदराबाद का अमीर परिवार कौन सा? अर्जुन कपूर ने लापरवाही से पूछा। अर्जुन कपूर की बेपरवाही देखकर जितेंद्र सक्सेना को शक हुआ कि उसकी पहचान साधारण नहीं हो सकती। फिर भी जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपना फ़ोन निकाला और कहा, सुन लो, हमारे पीछे बंसल परिवार हैदराबाद है। अगर तुम करण चौहान को ले जाने की कोशिश करोगे तो मैं बंसल परिवार के मुखिया को फ़ोन कर दूंगा। उसने फ़ोन लहराकर धमकी दी। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने कंधे उचका दिए। बंसल परिवार यह कोई टॉप क्लास अमीर परिवार भी नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी मर्जी। जितेंद्र सक्सेना ने तुरंत फ़ोन घुमा दिया। 10 सेकंड बाद दूसरी तरफ से कॉल उठ गई। बंसल परिवार के मुखिया ने गुस्से में जवाब दिया, क्या कोई हमारी कंपनी के मुख्य टेक्निकल व्यक्ति को छीन रहा है? बंसल परिवार का मुखिया तुरंत नाराज हो गया। इसे फ़ोन दो, मैं खुद उससे बात करता हूँ। अब जितेंद्र सक्सेना ने गर्व से मुस्कुराते हुए फ़ोन अर्जुन कपूर की ओर बढ़ाया। लो, बात करो। बंसल परिवार का बदला हुआ रवैया। मैं बंसल परिवार का मुखिया जगदीश बंसल बोल रहा हूँ। तुम कौन हो और किस हिम्मत से हमारी कंपनी से लोगों को छीन रहे हो? बंसल परिवार का मुखिया धूम्रपान करते हुए घमंड से बोला, मैं अर्जुन कपूर हूँ। अगर मुझे किसी को भर्ती करना हो तो मुझे किसी से हिम्मत मांगने की जरूरत नहीं। अर्जुन कपूर ने उसी बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। अर्जुन कपूर का जवाब सुनते ही बंसल परिवार के मुखिया का चेहरा अचानक बदल गया। रुको, तुमने अपना नाम क्या बताया? वह घबरा गया और दोबारा पूछा। मैंने कहा, मैं अर्जुन कपूर हूँ। क्या हुआ? बंसल परिवार का मुखिया स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट गिर पड़ी और उसने खुद को जला लिया। फिर उसकी आवाज़ अचानक विनम्र हो गई। नमस्ते बॉस अर्जुन। अर्जुन कपूर अचानक चौंक गया। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं बॉस अर्जुन, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। अब बंसल परिवार का मुखिया पूरी तरह से डर चुका था और उसकी आवाज़ में साफ साफ चापलूसी झलक रही थी। मैंने आपका नाम गोपाल यादव परिवार के मुखिया से सुना है, तभी से आपका नाम मेरे जहन में बैठ गया। अब अर्जुन कपूर को समझ आ गया, तो तुमने मेरी पहचान गोपाल यादव से सुनी थी, इसलिए तुम्हारा रवैया अचानक बदल गया। अब बंसल परिवार के मुखिया हड़बड़ा गया और जल्दी से सफाई दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बॉस अर्जुन। तो फिर बताओ, जब तुमने करण चौहान को कभी अहमियत नहीं दी तो अब जब वह मेरे साथ जाना चाहता है तो तुम्हारी क्या राय है? अब बंसल परिवार के मुखिया पसीने पसीने हो गया। उसने तुरंत कहा, बॉस अर्जुन, आप जैसा चाहे वैसा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब पूरी बाजी पलट चुकी थी। अध्याय 415। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बंसल परिवार के मुखिया ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक साधारण कंपनी तकनीशियन के लिए इतने बड़े बॉस को नाराज करना बिल्कुल फायदेमंद नहीं था। भले ही यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी में उनके शेयर थे और करण चौहान के जाने से उन्हें नुकसान होगा, लेकिन यह नुकसान अर्जुन कपूर को नाराज करने से कहीं छोटा था। हम अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और फ़ोन जितेंद्र सक्सेना को वापस दे दिया। जितेंद्र सक्सेना ने उलझन में फ़ोन लिया। अर्जुन कपूर का व्यवहार और अंदाज उसकी उम्मीदों से पूरी तरह अलग था। बंसल परिवार के मुखिया, क्या आपने उसे मना लिया? जितेंद्र सक्सेना ने उत्सुकता से पूछा। मना लिया तेरा सिर। फ़ोन से बंसल परिवार के मुखिया की गुस्से से भरी आवाज़ आई, तू जानता भी है कि तूने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली थी क्या? जितेंद्र सक्सेना हक्का बक्का रह गया। वह तो सिर्फ अपनी कंपनी के एक महत्वपूर्ण कर्मचारी को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसमें इतनी बड़ी मुसीबत कैसे हो गई? उसे तो लगा था कि मुश्किल में अर्जुन कपूर होगा, लेकिन यहाँ तो बात ही उलट हो गई थी। बंसल परिवार के मुखिया, आपका मतलब क्या है? मतलब तुम जानते भी हो कि यह बॉस अर्जुन कौन है? वह टिवोली ग्रुप के अध्यक्ष हैं, पेटेक फिलिप के मालिक हैं। बंसल परिवार के मुखिया ने अर्जुन कपूर की कुछ मुख्य पहचानों का खुलासा किया। पहले पहचान सुनकर जितेंद्र सक्सेना थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जैसे जैसे नई पहचानें सामने आई उसकी आंखें चौड़ी होती गई। ये सभी पहचान किसी मामूली व्यक्ति की नहीं हो सकती थी। एक ही झटके में उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है।
बॉस अर्जुन को जल्दी से करण चौहान के साथ जाने दो, बंसल परिवार के मुखिया ने सख्त आदेश दिया। जरूर, बिल्कुल जरूर, जितेंद्र सक्सेना ने कांपती आवाज में जवाब दिया। अब तो अगर उसे 100 गुना ज्यादा हिम्मत मिलती तब भी वह इस आदेश का विरोध करने की जुर्रत नहीं करता। चिराग मेहता की बेइज्जती। पीछे खड़ा चिराग मेहता, जिसे जितेंद्र सक्सेना का चेहरा नहीं दिख रहा था, अभी भी शेखी बघार रहा था। तुम दोनों रुको, मेरे साले जितेंद्र सक्सेना अभी बंसल परिवार के मुखिया से बात कर रहे हैं और जल्दी ही तुम्हारी रोने की बारी आएगी। अगर तुमने हमारी यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी और मेरे साले का अपमान किया तो समझ लो कि तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया। थप्पड़। जैसे ही चिराग मेहता ने अपनी बात खत्म की, उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके साले जितेंद्र सक्सेना ने मारा था। तू साले ये क्या बकवास कर रहा था? जितेंद्र सक्सेना गुस्से में चिल्लाया। बॉस अर्जुन से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू निकम्मा है, बेकार आदमी है, अपनी मौत को बुला रहा है। भाई साहब, मैं चिराग मेहता बेबस होकर बोलने लगा। चुप रह, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर तू नहीं होता तो ये सारी मुसीबत आती ही नहीं। इतना कहकर जितेंद्र सक्सेना ने अपने साले को 2 और थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उसका चेहरा सूज गया। अर्जुन कपूर का रवैया। बॉस अर्जुन, कृपया करण चौहान को अपने साथ ले जाएं। अब जितेंद्र सक्सेना पूरी तरह से झुक चुका था और अत्यधिक विनम्रता दिखा रहा था। बगल में खड़ा करण चौहान ये देख हैरान था। मेरे नए बॉस की ताकत मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। पहले उसे लगा था कि अर्जुन कपूर शायद जितेंद्र सक्सेना के बराबर ही होगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन कपूर वास्तव में सैकड़ों अरबों का मालिक है और उसका प्रभाव कहीं ज्यादा है। शायद यह मेरे करियर के लिए एक नया और बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। धन्यवाद बॉस, आपने मेरी मदद की। करण चौहान ने दिल से अर्जुन कपूर का आभार व्यक्त किया और झुककर उन्हें सलाम किया। अगर अर्जुन कपूर समर्थन नहीं देते तो शायद वह कभी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और हमेशा चिराग मेहता के अत्याचारों का शिकार बना रहता। अब उसके पास एक नई उम्मीद थी। चलो, अर्जुन कपूर ने कहा और करण चौहान के साथ वहां से निकल गए। जितेंद्र सक्सेना और चिराग मेहता की दुर्दशा। अर्जुन कपूर के जाने के बाद जितेंद्र सक्सेना का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने चिराग मेहता को पकड़ लिया और फिर से थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, तेरी वजह से आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब तक चिराग मेहता, जो हमेशा अपनी बहन की छत्रछाया में पला पड़ा था, पहली बार इतनी पिटाई झेल रहा था। फिर दोनों आपस में लड़ने लगे और आखिरकार दोनों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। नया सफर। दूसरी ओर अर्जुन कपूर ने करण चौहान को सीधे रेयान ग्रुप के ऑफिस ले जाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई। इसके बाद वह उसे अपने ऑफिस में ले गया और नवीन रेड्डी द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज और डाटा उसके सामने रख दिए। करण चौहान ने ध्यानपूर्वक उन सभी दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई ड्राइविंग प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अर्जुन कपूर ने पूछा। बॉस, इस प्रोजेक्ट की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, खासकर जब इसे ऑटोमोबाइल उद्योग से जोड़ा जाए। ये भविष्य में एक विश्वस्तरीय समूह बनाने की क्षमता रखता है। उद्धरण चिन्ह। करण चौहान ने पूरी सच्चाई बताते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना बहुत कम है। यह शायद 1000 में से एक भी ना हो और अगर सफल होने का कोई अवसर है तो इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी और आगे का रास्ता कठिनाइयों से भरा होगा। अर्जुन कपूर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। वह पहले ही देखना चाहते थे कि करण चौहान की विशेषज्ञता और ईमानदारी कितनी ठोस है, और जैसा उन्होंने सोचा था, करण चौहान ने सच्चाई बता दी। क्या कोई भी विश्वस्तरीय कॉर्पोरेट समूह इतनी आसानी से बन सकता है? इसमें अनगिनत कठिनाइयां आनी ही है। फिर अर्जुन कपूर ने अपना पूरा प्लान बताया। उन्हें देखना था कि करण चौहान, जो एक अनुभवी विशेषज्ञ था, इस पर क्या राय देता है। कुछ समय तक गहराई से अध्ययन करने के बाद करण चौहान ने एक बेहतरीन सुझाव दिया। बॉस, वास्तव में इस रिसर्च और डेवलपमेंट का पहला भाग ही सबसे महत्वपूर्ण और किफ़ायती है। करण चौहान ने विस्तार से समझाया। हालांकि बाद के हिस्से अधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन अगर वे अपनी मौजूदा कार्यप्रणाली से काम करते हैं तो सफलता की दर बहुत कम है और उसमें कई खामियां भी हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सिर्फ शुरुआती डाटा और पहले चरण का कोड खरीदें। इस आधार पर हम अपनी योजना को पुनः विकसित करेंगे और खुद से नए सिरे से शोध करेंगे। सिर्फ पहले भाग को खरीदना। अर्जुन कपूर सोच में पड़ गए। अगर ये तरीका अपनाया जाए तो यह उनके लिए और भी फायदेमंद रहेगा। यह उन्हें बहुत सारा पैसा बचाने में मदद करेगा। अगर मैं सिर्फ शुरुआती डाटा खरीदता हूं तो क्या तुम इसके आधार पर पूरी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो? अर्जुन कपूर ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, अगर हमारे पास पर्याप्त फंडिंग होगी तो हम बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञों को जल्द से जल्द भर्ती कर सकते हैं और कोई समस्या नहीं होगी, करण चौहान ने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा। अर्जुन कपूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब ये काम आसान हो गया था। अगर वह नवीन रेड्डी का पूरा स्टूडियो और पूरा डाटा खरीदने की कोशिश करते तो रेड्डी परिवार इसमें जरूर दखल देता और उन्हें कम से कम 1 अरब का खर्च उठाना पड़ता।
लेकिन अगर वे सिर्फ शुरुआती हिस्सा खरीदें और मुख्य डाटा छोड़ दें तो शायद ये काम केवल 1 या 2 अरब में पूरा हो सकता था। हालांकि अगर अर्जुन कपूर सीधे जाकर कहते कि वे सिर्फ शुरुआती हिस्सा खरीदना चाहते हैं तो नवीन रेड्डी और रेड्डी परिवार यह समझ जाते कि असली मूल्य इसी में है और वे जरूर अड़चन डालते। इसलिए अर्जुन कपूर को एक वैकल्पिक समाधान ढूंढना था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गए। सिर्फ कुछ मिनटों में उनके दिमाग में एक जबरदस्त योजना आ गई। मैं आपके निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए अध्याय का शब्द दर शब्द अनुवाद कर रहा हूं। अध्याय 416। उस रात अर्जुन कपूर ने नवीन रेड्डी को रात के खाने के लिए बुलाया। बेशक अर्जुन कपूर ने नवीन रेड्डी को ये कहकर बुलाया कि वे बाद में निवेश पर चर्चा करेंगे। शाम को अर्जुन कपूर, नवीन रेड्डी और उनके स्टूडियो के कुछ अन्य सदस्य अर्जुन कपूर के स्वयं के रेस्तरां में एक साथ भोजन करने के लिए बैठे। बॉस अर्जुन, आपको क्या लगता है? हमें शुरुआत में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत नहीं है, केवल 7-8 अरब ही पर्याप्त होंगे। नवीन रेड्डी ने ये सोचते हुए कहा कि उसे अर्जुन कपूर से धीरे धीरे अधिक से अधिक निवेश कराना होगा और शुरुआत में उसे बहुत अधिक निवेश का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। कोई समस्या नहीं, ये सिर्फ 7-8 अरब की ही तो बात है। अर्जुन कपूर ने अहंकार से सिर हिलाया। हम बॉस अर्जुन, क्या आप सच कह रहे हैं? नवीन रेड्डी की आंखें चमक उठी। क्या ये सच में इतना आसान था? यकीनन अर्जुन कपूर बहुत छोटा था और अनुभवहीन था, इसलिए उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता था। नवीन रेड्डी के चेहरे पर गर्व का भाव आ गया और वह थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। 7-8 अरब कोई समस्या नहीं है। लेकिन अर्जुन कपूर ने कुछ संकोच के साथ कहा, बॉस अर्जुन, अगर कोई समस्या है तो कृपया बताइए। नवीन रेड्डी ने तुरंत पूछा, मुद्दा मेरा नहीं है बल्कि मेरी कंपनी का है। अर्जुन कपूर ने अपनी बात को और नाटकीय बनाते हुए कहा और अब वह इस अभिनय में और भी अधिक कुशल होता जा रहा था। बॉस अर्जुन, कृपया स्पष्ट करें। नवीन रेड्डी और भी उत्सुक हो गया। दरअसल मैं तो इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं देखता, लेकिन मेरी कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अभी भी संशय में हैं। आखिरकार आपने हमें बहुत कम जानकारी दी है। अर्जुन कपूर ने अपनी बात को स्पष्ट किया। वे अधिक विस्तृत और सटीक जानकारी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यह आपका स्टूडियो का सीक्रेट है इसलिए आप हमें ये सीधे नहीं दे सकते। नवीन रेड्डी और उसके साथियों ने सिर हिलाया। ये सही था, वे निश्चित रूप से मुख्य डाटा नहीं दे सकते थे, लेकिन वे लोग मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि जब तक हमें अधिक सटीक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे ही अर्जुन कपूर ने अपनी बात पूरी की उसका फ़ोन अचानक बज उठा। देखिए, वे फिर से कॉल कर रहे हैं। ये वाकई सिरदर्दी है। अर्जुन कपूर ने फ़ोन बंद कर दिया और निराशा से सिर हिला दिया। अब नवीन रेड्डी और उसके साथी भी असमंजस में पड़ गए। और ऐसा करते हैं, अर्जुन कपूर ने जैसे कोई समाधान खोज लिया हो ऐसा जताया। आप मुझे पहला भाग यानी का महत्वपूर्ण डाटा, कोड और प्रोग्राम बेच दीजिए। ये डाटा आपके लिए कोड नहीं है, इसलिए इन्हें बेचने से आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप मुझे ये बेचते हैं तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को समझा सकता हूं और उसके बाद वे कोई सवाल नहीं करेंगे। इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। अर्जुन कपूर की इस बात को सुनकर नवीन रेड्डी और उसके साथी सोच में पड़ गए। सच कहें तो नवीन रेड्डी को यह विचार पसंद नहीं आया। लेकिन बॉस अर्जुन, आप इसके लिए कितनी कीमत देंगे? नवीन रेड्डी के एक साथी ने उत्सुकता से पूछा। 1.5 अरब। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में जवाब दिया। 1.5 अरब। सभी चौंक गए। उन्होंने अब तक इस रिसर्च पर सिर्फ कुछ 100 मिलियन खर्च किए थे और अब अर्जुन कपूर केवल पहले भाग के लिए 1.5 अरब देने को तैयार था। नवीन रेड्डी के साथियों की आंखें लाल हो गई। हमें ये डील कर लेनी चाहिए। बॉस, हाँ, यह अच्छा सौदा है। हम केवल पहला भाग बेच रहे हैं, असली कोड तो हमारे पास रहेगा। बॉस अर्जुन बहुत उदार है, हमें ये डील कर लेनी चाहिए। नवीन रेड्डी के साथियों ने उसे मनाने की कोशिश की। आखिरकार नवीन रेड्डी इतने बड़े पैसे के लालच को नज़रअंदाज नहीं कर सका और उसने हाँ कह दिया। उन्होंने सोचा कि अर्जुन कपूर को अभी भी 8 अरब निवेश करने होंगे और वे बाद में उससे और अधिक पैसा आ सकते हैं। अर्जुन कपूर ने तुरंत एक अनुबंध तैयार करवाया और दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर उन्होंने करण चौहान को अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ नवीन रेड्डी के स्टूडियो भेजा ताकि सौदा पूरा हो जाए। जब करण चौहान ने पुष्टि की कि सब कुछ सही तरीके से ट्रांसफ़र हो गया तो अर्जुन कपूर ने 1.5 अरब की चेक दे दी। बॉस अर्जुन और 8 अरब का निवेश। नवीन रेड्डी ने जाते जाते पूछा, चिंता मत करो, जैसे ही मेरे वरिष्ठ अधिकारी इस डाटा को देख लेंगे मैं तुरंत निवेश करूंगा। अर्जुन कपूर ने उसे बेवकूफ़ बनाना जारी रखा। जब नवीन रेड्डी को असली सच्चाई समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अर्जुन कपूर, करण चौहान और उनकी टीम वापस लौट गई। जैसे ही वे रेयान ग्रुप के मुख्यालय पहुंचे, एक यांत्रिक आवाज़ गूंजी। डिंग, मिशन पूरा। नवीन रेड्डी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइविंग खरीदना और नए टैलेंट की भर्ती करना। बधाई हो, आपने रोल्स रॉयस ग्रुप के 10% शेयर प्राप्त किए और अब इसके सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष बन गए। 375 अनुभव अंक प्राप्त हुए।
अर्जुन कपूर ने इतनी जल्दी में टर्म मिशन पूरा कर लिया और रोल्स रॉयस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक और अध्यक्ष बन गया। अब उनके पास एक और शक्तिशाली पहचान थी। अगले 20 मिनट में सभी रेयान ग्रुप लौट आए। अर्जुन कपूर ने करण चौहान के लिए एक विशेष कार्यालय की व्यवस्था की और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। अगली सुबह से ही वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते थे। लेकिन तभी करण चौहान ने अचानक एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अध्याय 417 श्री कपूर, आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता ड्राइविंग में कितने पैसे निवेश करेंगे? करण चौहान ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। कितने? लगभग 20 से 30 अरब। अर्जुन कपूर ने सहजता से उत्तर दिया। बिल्कुल, अगर भविष्य में यह अच्छी तरह से विकसित होता है तो 50 अरब या यहाँ तक कि सैकड़ों अरब निवेश करना असंभव नहीं होगा। सिस्टम की पिछली भविष्यवाणी केवल एक अनुमानित सीमा थी, इतनी सटीक नहीं थी। अगर भविष्य में इस उद्योग को पूरी तरह विकसित करने की संभावना होती है तो अरबों का निवेश करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार यदि यह सफल होता है तो यह भविष्य में एक विश्वस्तरीय संघ बन जाएगा, जिसकी बाजार कीमत 1 ट्रिलियन से अधिक या यहाँ तक कि कई ट्रिलियन तक पहुँच सकती है। आप जानते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली कार कंपनी टेस्ला की बाजार कीमत 7 या 8 ट्रिलियन तक पहुँच चुकी है। अगर इस उद्योग को शिखर तक विकसित किया जा सकता है और ये दुनिया का नंबर 1 बन सकता है तो मैं यह नहीं कह सकता कि मैं दूसरी टेस्ला बन जाऊंगा, लेकिन टेस्ला का आधा या 1/3 भी पहले से ही एक खगोलीय आंकड़ा होगा। सिस्टम की सहायता से अर्जुन कपूर के नाम पर और अधिक उद्योग जुड़ते जा रहे थे और उनकी संपत्ति और प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन कपूर का लक्ष्य सिर्फ रेड्डी परिवार को नष्ट करना और पटेल परिवार को पछाड़ना नहीं था। अर्जुन कपूर का लक्ष्य एक विश्वस्तरीय व्यापार साम्राज्य स्थापित करना था, एक विश्वस्तरीय संघ बनाना था और दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाला व्यक्ति बनना था। जब करण चौहान ने पहली बार अर्जुन कपूर को 2 या 3 अरब कहते सुना तो वह पहले ही स्तब्ध था। जब अर्जुन कपूर ने कहा कि 50 अरब या यहाँ तक कि सैकड़ों अरब निवेश करना कोई समस्या नहीं थी तो करण चौहान पूरी तरह से हिल गया। यह एक ऐसा आंकड़ा था जिसके बारे में वह सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। करण चौहान ने अर्जुन कपूर के इरादों को समझ लिया। बॉस वास्तव में दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचना चाहता था। बॉस में हिम्मत थी, तो आकांक्षा थी और सबसे महत्वपूर्ण बात ताकत थी। जितना अधिक उसने सोचा उतना ही अधिक उत्साहित हुआ। यशवंत टेक्नोलॉजी कंपनी को छोड़ना उसके लिए एक बुद्धिमान निर्णय था। बॉस कपूर के साथ रहने से उसे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का व्यापक अवसर मिलेगा। कल राणा ग्रुप तकनीकी प्रतिभाओं की भर्ती शुरू करेगा। उस समय तुम और राणा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी लोगों का चयन करने और अपनी टीम बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया, मैंने राणा ग्रुप में तुम्हारे लिए काम करने की एक जगह खोज ली है। ये फिलहाल राणा ग्रुप का एक विभाग होगा। जब तुम अपनी टीम पूरी तरह बना लोगे तो मैं इसे अलग कर दूंगा और एक नई कंपनी स्थापित करूंगा। फिलहाल दुश्मनों को सतर्क न करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता ड्राइविंग परियोजना को अस्थायी रूप से राणा ग्रुप में छिपा दिया गया था। ठीक है बॉस, करण चौहान ने सिर हिलाया। कड़ी मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करूंगा। अगर तुम भविष्य में अच्छा काम करते हो तो तुम्हारी तनख्वाह लगातार बढ़ती रहेगी। अर्जुन कपूर ने करण चौहान के कंधे पर थपथपाकर उसे प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे वह अधिक लोगों के संपर्क में आया, अर्जुन कपूर की लोगों को नियंत्रित करने की क्षमता और अधिक उत्कृष्ट होती गई। कृपया निश्चिंत रहें बॉस, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, करण चौहान ने वादा किया। इसके बाद वह अभी प्राप्त की गई जानकारी और डाटा को व्यवस्थित करने चला गया। अर्जुन कपूर कुछ देर और राणा ग्रुप में रुका और फिर अपने होटल लौट आया। रास्ते में अर्जुन कपूर ने योजना बनाई कि रेड्डी परिवार के बुजुर्ग निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ड्राइविंग में अपने निवेश की गणना कर रहे होंगे। वे निश्चित रूप से रेड्डी कैपिटल ग्रुप और उनके छिपे हुए उद्योग हितांश ग्रुप की ओर ध्यान नहीं देंगे। उनके शासनकाल में रेड्डी कैपिटल ग्रुप पहले से ही खतरे में था। केवल हितांश ग्रुप की मदद से रेड्डी कैपिटल ग्रुप पूरी तरह से दिवालिया होने से बचा हुआ था। लेकिन अगर हितांश ग्रुप के जीवन रक्षक सहारा नष्ट हो जाता है तो रेड कैपिटल ग्रुप भी नष्ट हो जाएगा। एक बार जब ये दोनों कंपनियां गिर जाएंगी तो रेड्डी परिवार वास्तव में एक हवा और बारिश में हिलता हुआ भवन बन जाएगा। अर्जुन कपूर को बस थोड़ा सा धक्का देना था और रेड्डी परिवार इतिहास बन जाएगा। अर्जुन कपूर ने हितांश ग्रुप पर हमला करने की योजना बनाई। समय बीतता गया, एक नया दिन आया। आज सुबह निखिल रेड्डी रेड्डी कैपिटल ग्रुप के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर हितांश ग्रुप के मुख्यालय में मदद मांगने के लिए आया। इससे पहले उन्होंने हितांश ग्रुप के प्रभारी व्यक्ति से फोन पर बात की थी और आज वे विस्तार से बातचीत करने आए थे। हितांश ग्रुप की इमारत के नीचे एक मध्यस्तरीय नेता निखिल रेड्डी और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था और यह मध्यस्तरीय नेता कोई और नहीं बल्कि आदित्य कपूर था, जिसे विजय कपूर का सबसे अधिक प्रिय पोता माना जाता था। पहले अर्जुन कपूर के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों को रेड्डी परिवार द्वारा हैदराबाद लाया गया था। अर्जुन कपूर को अपमानित करने और उससे निपटने के लिए रेड्डी परिवार के बुजुर्ग ने कपूर परिवार के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को रेड्डी परिवार के उद्योग में पद दिए थे।
इनमें आदित्य कपूर को सबसे ऊंचा पद मिला था, जिससे वह बहुत गर्वित महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वह रेड्डी परिवार के बड़े पेड़ पर झूलकर उड़ान भरने वाला था। एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते आदित्य कपूर को रेड्डी परिवार के रहस्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही उसे यह मालूम था कि अर्जुन कपूर द्वारा रेड्डी परिवार खतरे में डाल दिया गया था। आदित्य कपूर की वर्तमान सोच अभी भी 1 या 2 महीने पहले की थी। आदित्य कपूर को लगा कि अर्जुन कपूर जो मुंबई में अपने दम पर कुछ कर रहा था उसकी कोई हैसियत नहीं थी। मुंबई केवल एक छोटा सा स्थान था जहां कोई खास गतिविधि नहीं हो रही थी। हैदराबाद के शीर्ष समीर रेड्डी परिवार की तुलना में अर्जुन कपूर एक चींटी के समान था। वह भी केवल 26-27 साल का था और पहले से ही हितांश ग्रुप के एक बड़े विभाग का मध्यस्तरीय नेता था। भविष्य में यदि उसने अपनी क्षमता दिखाई तो उसे और ऊंचाई तक चढ़ने का अवसर मिलेगा, यहां तक कि हितांश ग्रुप का अध्यक्ष बनने का भी। इस समय हितांश ग्रुप के अध्यक्ष क्षितिज मेहरा, जिन्हें रेड्डी परिवार के बुजुर्ग द्वारा पदोन्नत किया गया था, रेड्डी परिवार के प्रत्यक्ष सदस्य नहीं थे। आदित्य कपूर के लिए भविष्य उज्ज्वल था, जो अर्जुन कपूर से तुलना करने योग्य भी नहीं था। अर्जुन कपूर, बस इंतजार करो जब मैं तुम्हें अपने कदमों तले रौंदूंगा और तुम मुझसे दया की भीख मांगोगे। आदित्य कपूर कल्पनाओं में खो गया। इसी समय निखिल रेड्डी अंदर आए। रेड्डी परिवार के प्रत्यक्ष सदस्यों को देखते ही आदित्य कपूर तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। नमस्ते श्री रेड्डी, श्री मेहरा ने मुझे यहाँ आपका इंतजार करने के लिए कहा है। तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। निखिल रेड्डी कुछ कदम चलकर अचानक रुक गए। श्री रेड्डी, मेरा नाम आदित्य कपूर है और मैं मुंबई के कपूर परिवार से हूँ। जब हम पहली बार हैदराबाद आए थे तो हमें रेड्डी परिवार में आपसे मिलने का सम्मान मिला था। आदित्य कपूर ने जवाब दिया। आदित्य कपूर, तुम उस निकम्मे अर्जुन कपूर के रिश्तेदार हो, है ना? निखिल रेड्डी ने डांटा। निखिल रेड्डी पहले ही अर्जुन कपूर से बेहद नफरत और घृणा करता था। श्री रेड्डी, अर्जुन कपूर वह हसान फरामोश नीच ने हमारे कपूर परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अब हम उसके दुश्मन हैं। आदित्य कपूर इतना डर गया कि उसने जल्दी से सफाई दी। जब निखिल रेड्डी ने आदित्य कपूर की बात सुनी तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। श्री रेड्डी, आप उस आसान फरामोश अर्जुन कपूर के बराबर कैसे हो सकते हैं? आप उसे सिर्फ एक झटके में मिटा सकते हैं। आदित्य कपूर मूल रूप से निखिल रेड्डी को खुश करना चाहता था, लेकिन निखिल रेड्डी की प्रतिक्रिया सुनकर वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अध्याय 418। तुम तो ये कह रहे हो कि अर्जुन कपूर को मिटाना आसान है, लेकिन अर्जुन कपूर ने तो लगभग मुझे ही खत्म कर दिया था। यह क्या बकवास है? कितनी बुरी किस्मत है। निखिल रेड्डी ने गुस्से में बड़बड़ाया। घूमकर लोगों को लिफ्ट की ओर ले गया। उधर आदित्य कपूर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अभी अभी निखिल रेड्डी ने क्या कहा? अर्जुन कपूर ने उसे लगभग मिटा ही दिया। क्या ये कोई मजाक है? क्या दुनिया सच में इतनी पागल हो गई है? निखिल रेड्डी हैदराबाद रेड्डी परिवार का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है और अगला उत्तराधिकारी बनने की होड़ में है। वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन अब ये सुना कि अर्जुन कपूर उसे मिटाने वाला था। इस क्षण आदित्य कपूर को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही गह गई हो। ना नहीं, ये तो निखिल रेड्डी ने अभी अभी नहीं कहा था। आदित्य कपूर बड़बड़ाया शब्द भी चीख से नहीं निकल रहे थे। अपने सिर को झटकते हुए वह तुरंत उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से जब तक आदित्य कपूर वहां पहुंचा, निखिल रेड्डी और बाकी लोग पहले ही लिफ्ट में चढ़ चुके थे और वह उनके पास नहीं पहुंच सका। 2 मिनट बाद आदित्य कपूर हितांश ग्रुप के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंचा। इस समय निखिल रेड्डी और अन्य लोग हितांश ग्रुप के अध्यक्ष क्षितिज मेहरा से मिल चुके थे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के बीच आदित्य कपूर सवाल नहीं पूछ सकता था, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा और उनकी बातचीत से स्थिति को समझने लगा। क्षितिज जी, पिछली बार हमारी अधिक बात नहीं हो पाई थी। आपका हितांश ग्रुप अब इतना मजबूत हो गया है, थोड़ा और सहयोग कर सकते हैं। निखिल रेड्डी ने विनती की। निखिल जी, मैं क्षितिज मेहरा सफाई देने ही वाले थे कि निखिल रेड्डी ने उन्हें बीच में टोक दिया। क्षितिज जी, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह अर्जुन कपूर बहुत निर्दयी निकला। हमारा रेड्डी कैपिटल ग्रुप अब सच में टिक नहीं पा रहा है। हम दिवालिया होने की कगार पर हैं। निखिल रेड्डी ने सच्चाई बता दी। अगर आपने हमारी और मदद नहीं की तो हम सच में बर्बाद हो जाएंगे। निखिल रेड्डी की इन बातों ने क्षितिज मेहरा पर कोई खास असर नहीं डाला, लेकिन आदित्य कपूर जो अभी अभी आया था पर जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या अर्जुन कपूर ने हमला किया और रेड्डी कैपिटल ग्रुप को लगभग तबाह कर दिया? आदित्य कपूर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और काफी देर तक अपने होश नहीं संभाल सका। रेड्डी कैपिटल ग्रुप एक विशाल कंपनी थी जो हितांश ग्रुप से कम नहीं थी, लेकिन अब इतनी बड़ी कंपनी एक दैत्य अर्जुन कपूर के कारण बर्बादी के कगार पर थी। अभी कुछ देर पहले आदित्य कपूर सोच रहा था कि वह भविष्य में हितांश ग्रुप का अध्यक्ष बन सकता है और उसका भविष्य अर्जुन कपूर से अधिक उज्जवल होगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे बताया कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। भविष्य की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
अर्जुन कपूर पहले से ही हितांश ग्रुप के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली था। आदित्य कपूर सच में नहीं समझ पा रहा था कि अर्जुन कपूर इतना ताकतवर कैसे हो गया। जब आदित्य कपूर को लगा कि यही सबसे चौंकाने वाली खबर थी, तभी निखिल रेड्डी ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी उजागर कर दी। क्षितिज जी, आप नहीं चाहेंगे कि हमारा रेड्डी कैपिटल ग्रुप भी रेड्डी कैपिटल ग्रुप की तरह ही खत्म हो जाए और अर्जुन कपूर द्वारा फिर से बर्बाद कर दिया जाए? कृपया हमारी और मदद करें। निखिल रेड्डी ने कहा, क्या रेड्डी कैपिटल ग्रुप भी अर्जुन कपूर द्वारा तबाह कर दिया गया? हालांकि आदित्य कपूर इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन यदि यह रेड्डी परिवार से संबंधित थी तो यह निश्चित रूप से कोई छोटी कंपनी नहीं थी। लेकिन अब यह कंपनी अर्जुन कपूर के हाथों दिवालिया हो चुकी थी। आदित्य कपूर के माथे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी और वह अंदर से डर से कांप उठा। अर्जुन कपूर को कपूर परिवार से अलग हुए सिर्फ 81 दिन हुए हैं और वह पहले ही इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। क्या ये संभव है कि अर्जुन कपूर रेड्डी परिवार को भी हरा देगा और उन्हें अपने पैरों तले रौंद देगा? लेकिन जैसे ही यह साहसी विचार उसके दिमाग में आया, आदित्य कपूर ने तुरंत सिर हिलाया और खुद को दिलासा देने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। चाहे अर्जुन कपूर कितना भी ताकतवर हो, वह रेड्डी परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता जो हैदराबाद में वर्षों से शीर्ष पर खड़ा है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। जब आदित्य कपूर चिंता में डूबा था, उसी समय अर्जुन कपूर के कानों में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। नया इनाम संबंध तोड़ने के 81वें दिन दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांड चतुरंग ग्रुप के 4% शेयर मिले, जिससे अर्जुन कपूर चतुरंग ग्रुप के छठे सबसे बड़े शेयरधारक बने। हम आज का सिस्टम इनाम चतुरंग ग्रुप के शेयर हैं। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। चतुरंग दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांडों में से एक है जो मुख्य रूप से परिधान, कॉस्मेटिक्स, बैग और अन्य उद्योगों में काम करता है। इसे 100 साल से अधिक हो चुके हैं और इसकी ब्रांड वैल्यू अभी भी तिवारी ग्रुप से अधिक है। दुनिया के शीर्ष 500 ब्रांडों की सूची में तिवारी ग्रुप लगभग 200वें स्थान पर है, जबकि चतुरंग ग्रुप 34वें स्थान पर है। इसके अलावा चतुरंग ग्रुप इंटर ब्रांड ग्लोबल टॉप 100 ब्रांड्स की सूची में 22वें स्थान पर है। दुनिया के 50 सबसे मूल्यवान परिधान ब्रांडों में यह 8वें स्थान पर है। वर्तमान में चतुरंग ग्रुप का बाजार मूल्य 400 अरब से अधिक है। हालांकि इस बार सिस्टम ने केवल 4% शेयर दिए थे, लेकिन उनकी कुल कीमत 16 अरब थी। इसके अलावा 4% शेयरों के साथ अर्जुन कपूर अब चतुरंग ग्रुप के निदेशक और छठे सबसे बड़े शेयर धारक बन चुके थे। यह अब तक अर्जुन कपूर को मिले सबसे मजबूत कंपनी शेयर थे। अर्जुन कपूर के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी और वह आज के इनाम से बेहद खुश था। आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर को एक बिल्कुल अनजान कॉल आई। अर्जुन कपूर ने उत्सुकतापूर्वक फ़ोन उठाया। क्या मैं श्री अर्जुन कपूर से बात कर रही हूँ? श्री कपूर फ़ोन के दूसरी ओर से टूटी फूटी हिंदी में आवाज़ आई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि बोलने वाला कोई विदेशी था। हाँ, मैं अर्जुन कपूर हूँ। आप कौन? अर्जुन कपूर को जिज्ञासा हुई। नमस्ते निदेशक कपूर, हमारी कंपनी चतुरंग ग्रुप एशिया पैसिफिक अध्यक्ष एमिली रेबेका। फ़ोन के दूसरी ओर विदेशी महिला ने अपना परिचय दिया और अर्जुन कपूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, नमस्ते सुश्री एमिली रेबेका। क्षमा करें श्री कपूर, क्या आप भारत में कहाँ रहते हैं? एमिली रेबेका ने उत्सुकता से पूछा। मैं फ़िलहाल हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद? तुरंत एमिली रेबेका को कुछ याद आया। अध्याय 419 मिस्टर कपूर, क्या आप आज रात विजय इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक हरिहर वर्मा द्वारा आयोजित कॉकटेल पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? एमिली रेबेका ने कहा। विजय इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक की कॉकटेल पार्टी? अर्जुन कपूर सोच में पड़ गया। करीब 10 सेकंड बाद उसे याद आया कि उसने अभी अभी राणा ग्रुप के अध्यक्ष कार्यालय में विजय इंटरनेशनल ग्रुप की एक निमंत्रण पत्रिका देखी थी, लेकिन इस तरह के आमंत्रण उसे बहुत मिलते थे और वह आमतौर पर जाने में आलसी था। मिस्टर कपूर, मुझे भी हरिहर वर्मा से निमंत्रण मिला है। मैं दोपहर में चेन्नई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरूंगी। इस कॉकटेल पार्टी में शामिल होने के लिए अगर आप शामिल होते हैं तो हम मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। एमिली रेबेका ने अपने जीवन की सारी ताकत झोंक कर ये लंबा वाक्य भारत की भाषा में कहा। हालांकि वह अभी भी हकलाने लगी थी। चतुरंग ग्रुप का एशिया पैसिफिक मुख्यालय चेन्नई में था। मैं अर्जुन कपूर थोड़ा हिचकिचाया, तभी सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, अस्थायी मिशन जारी। आज रात विजय इंटरनेशनल ग्रुप की कॉकटेल पार्टी में शामिल हुए और चतुरंग ग्रुप की एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अध्यक्ष एमिली रेबेका से मिलिए। मिशन पुरस्कार अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के 7% स्वामित्व मिशन पुरस्कार 359 अनुभव अंक। सिस्टम ने एक नया मिशन जारी कर दिया। मैं शामिल होऊंगा। अर्जुन कपूर ने तुरंत फैसला लिया। सिस्टम का मिशन था और इनाम अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का स्वामित्व था, तो स्वाभाविक रूप से वह जाएगा और अगर वह ना गया तो एमिली रेबेका उसे से मिलने आएगी। उसकी विला अभी भी निर्माणाधीन थी। अगर वह आती तो उसे होटल में आना पड़ता, जो अजीब लगता। एमिली रेबेका की आवाज़ से लग रहा था कि वह 20-2 साल की होगी। पहली मुलाकात में उसे होटल बुलाना उचित नहीं था, इसलिए अर्जुन कपूर ने आज रात कॉकटेल पार्टी में जाने का फैसला किया। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वहाँ खाने में क्या मिलेगा।
ठीक है मिस्टर कपूर, हम आज रात विजय इंटरनेशनल ग्रुप में मिलते हैं। एमिली रेबेका ने धीरे धीरे कहा। इस घटना के बाद एमिली रेबेका ने ठान लिया कि वह जल्द से जल्द किसी शिक्षक से भारत की भाषा सीखेगी, वरना संवाद करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। समय तेजी से बीत गया। शाम 78 बजे के करीब अर्जुन कपूर अपनी कार चलाते हुए विजय इंटरनेशनल ग्रुप की कॉकटेल पार्टी के स्थल हरिहर वर्मा की हवेली पहुंचा। इस समय हवेली के बाहर विभिन्न प्रकार की लग्जरी कारें खड़ी थी। बहुत से युवा हवेली के बाहर खड़े होकर उन लग्जरी कारों पर चर्चा कर रहे थे। ये युवा दो समूहों में बटे हुए थे। एक समूह का नेतृत्व एक लंबा लड़का कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व चश्मा पहने हुए एक आदमी कर रहा था। लंबे लड़के के समूह में ज़्यादा लोग थे, जबकि चश्मे वाले लड़के के समूह में कम। दर्शन पाटिल, मैंने सुना है कि तुमने वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन ज्वाइन कर ली है। इस घटिया एसोसिएशन में शामिल होने का क्या फ़ायदा? लंबे लड़के ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। ये हैदराबाद में पहला स्थान पाने से कोई फ़ायदा नहीं। हर्षवर्धन चौहान, अपने शब्दों का ध्यान रखो। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हमारी वायुपंत सुपरकार एसोसिएशन के बारे में मत बोलो। दर्शन पाटिल ने तुरंत जवाब दिया। उसे इस एसोसिएशन में शामिल हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसे यह बहुत पसंद थी। और मैंने सुना है कि तुम्हारा अध्यक्ष किसी छोटे शहर से आया हुआ आदमी है। वह हैदराबाद में अभी नया है। तुम इतनी जल्दी किसी गांव के आदमी के चेले बनने को तैयार हो? हर्षवर्धन चौहान ने उपहास किया, मानो वह अर्जुन कपूर को तुच्छ समझ रहा हो। हर्षवर्धन चौहान, तुम सच में घटिया इंसान हो। तुम्हें हमारे अध्यक्ष की ताकत का क्या पता? दर्शन पाटिल ने हंसते हुए कहा, ताकत? तुम लोगों को बड़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत है। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा अध्यक्ष कौन सी कार चलाता है? यह मेरे कोइनिक्स से एक CCX जिसकी कीमत 40-50 मिलियन है के सामने टिक भी सकता है। हर्षवर्धन चौहान ने घमंड से कहा, हमारे अध्यक्ष का मुकाबला यंग मास्टर हर्षवर्धन से कैसे हो सकता है? यंग मास्टर हर्षवर्धन की कोइनिक्स एक CCXR निश्चित रूप से हैदराबाद की सबसे टॉप सुपर कारों में से एक है। छोटे शहर से आए अर्जुन कपूर कैसे इससे बेहतर हो सकते हैं? वह तो तुम्हारे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। जैसे ही हर्षवर्धन चौहान ने बात खत्म की, उसके आसपास के लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कई लोग तो बस हर्षवर्धन चौहान को खुश करने के लिए अर्जुन कपूर को नीचा दिखा रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। तुम लोगों को पता भी है मेरी कोनिक्स XCCXR? हर्षवर्धन चौहान अपनी शान बघारना चाहता था, लेकिन तभी काले रंग की बिजली जैसी एक सुपर कार दूर से तेजी से आती दिखी। पलक झपकते ही इस काले सुपर कार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी की चकित निगाहों के सामने इस काले सुपर कार ने एक शानदार ड्रिफ्ट किया और खूबसूरती से रुक गई। OMG, यह कॉन छोटी ई का 1-1 है। भगवान की कसम, हैदराबाद में इतनी हाई लेवल सुपर कार भी है। ये पहली बार है जब मैंने सैकड़ों मिलियन की सुपर कार देखी है। अद्भुत, हर कोई अक था। वे अर्जुन कपूर की कार देखकर दंग रह गए। फिर एक युवा आदमी कार से उतरा, बेहद ठंडे अंदाज में। अध्यक्ष दर्शन पाटिल हैरान रह गया और फिर पूरे गर्व के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को परिचय दिया। ये है वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन कपूर। क्या ये वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? अब समझ आया कि वह अध्यक्ष क्यों बने। उनके पास कोनिक 1-1 जैसी विश्वस्तरीय सुपर कार है। हर कोई चौंक गया और अर्जुन कपूर से जलने लगा। जहां तक हर्षवर्धन चौहान और उसके समर्थकों की बात थी, वे सभी अबाक रह गए। वे सब बस टकटकी लगाए अर्जुन कपूर की कोनिक 1-1 को देखते रहे और इतने हैरान थे कि कुछ कह भी नहीं पाए। ये कैसे संभव है? वह तो एक छोटे शहर से आया है, फिर उसके पास इतनी महंगी सुपर कार कैसे है? और हाँ हर्षवर्धन चौहान, एक और चीज़ जो तुम्हें नहीं पता। जब हर्षवर्धन चौहान पूरी तरह से चौंक गया, तभी दर्शन पाटिल ने उसे एक और चौंकाने वाली खबर दी। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाइप देना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।